मास्टर्स वगैरह की है, मास्टर्स की है तो उसमें थोड़ा ये हो जाता है, आप बोल सकते हो कि ये टीचिंग वाली लाइन बढ़िया होती है। मैंने तो वो छोड़ दी ऑप्शन टीचिंग वाली, क्योंकि अभी मैं अगर देखा जाए मेरे पास बीएड नहीं है, मेरे पास मास्टर्स है सिर्फ। मास्टर्स के बेसिस के ऊपर मैं कहाँ पढ़ा लूंगा, मैं किसी कॉलेज में तो नहीं जा सकता, आप बोल सकते हो। और अब चलो ये जो एमए वाला है, ये मैं कर लूँ तो बात अलग है, यूजीसी नेट, लेकिन एमएससी वाला तो नहीं मैं कर सकता। वो तो मुझे मतलब खुद पे ऐसे बिल्कुल 0% यकीन है, क्योंकि एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज बड़ा डाइवर्स है। और अभी मैं सोचूं कि क्योंकि मेरी बीएससी है, एमएससी है, तो ऑटोमेटिकली मेरी अच्छी फील्ड तो बीएससी एमएससी वाली बनती है, अगर मैं आगे चल के मतलब प्रोफेसर लाइन में जाके प्रमोट होना चाहता हूँ। अब उसका यूजीसी नेट क्वालिफाई करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा यूपीएससी है। उसके लिए कम से कम 2-2.5 साल मुझे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2017 में कंप्लीट हो गया था मेरा वो। तो सोच के देखो कितने साल हो चुके हैं। तो अभी तो मतलब खुद को सोच के भी ऐसे लगता है कि वो बुक्स उठाएंगे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ये चीज, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज बड़ा ज्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट है, बड़े सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें, कम से कम 15-20 सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसके विद इन हमने। कोई बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, कोई ये माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट भी हमने पढ़ लिया, है ना, अर्थ साइंसेज के सब्जेक्ट कई पढ़ लिए, बड़ा कुछ बहुत कुछ बड़ा डाइवर्स है, आप बोल सकते हो। तो मेरे पास तो वो ऑप्शन है नहीं, मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, या यूपीएससी या पीसीएस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर जैसे ये पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाता रहूँ। हाँ इसमें प्रमोशन हो सकता है, लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है। चलो श्योरिटी तो लाइफ की भी नहीं है वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टिल अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं यूपीएससी पढ़ाने वाले, जो लोग खान तो एक अलग ही मटेरियल है, बट स्टिल आप बोल सकते हैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो मतलब अच्छी पे के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छी पे इन द सेंस 2.5 लाख 3 लाख 4-4 लाख तक भी आप बोल सकते हो महीना कमा रहे हैं इसी फील्ड में। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है ना, ये पिटता जा रहा है ये पूरा, ये इंस्टीट्यूशंस वाला जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा पिटता जा रहा है। जब से आप बोल सकते हो ये ऑनलाइन वाला काम स्टार्ट हुआ है ना, और मतलब एक तो ये हो गया ना, बहुत ज्यादा बिजनेस इस चीज में आ चुका है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप बोल सकते हो। हर दूसरा बंदा पढ़ा रहा है, हर दूसरा बंदा आप बोल सकते हो पढ़ा रहा है। तो वो बड़ा कुछ उस चीज में हो जाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं लक आप बोल सकते हो मैटर करता है कि आप किसके साथ कनेक्टेड हो या किसके साथ नहीं हो। जैसे एक वो लुकमान आईएएस वाले हैं, वो भी अभी यहाँ पे चंडीगढ़ में आ रहे हैं, उधर ही 25 सेक्टर में। वहां पे अभिमन्यु भी बैठा है, वहां पे सिविल स्टैफ भी बैठा है, दुनिया जहान का हर एक इंस्टीट्यूट वहां पे बैठा है, वहां पे एक और आ जाएगा दिल्ली से उठ के। समझ रहे हो, बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं कहाँ जाए कहाँ ना जाए, ये अपने आप में बहुत डिसीजन बड़ा हो जाता है, बोल सकते हो। तो ये सिस्टम हो जाता है, तो अश्योरिटी रख सकते हो आप, वो अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। मैंने इसको ये सजेस्ट किया कि जैसे आपकी क्या है, मास्टर्स की है अभी, ये तो बीए ही कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी है, मास्टर्स नहीं है, ठीक। तो फिर वो बात तो अलग हो जाती है, जैसे इसकी तो मास्टर्स चल रही है ना, तो मास्टर्स के बाद आपके पास ऑप्शन होता है यूजीसी नेट का। और इसकी तो मास्टर्स भी ऐसी है, पॉलिटिकल साइंस, वही उसको मैं बता रहा था कि उसमें जो 10 चैप्टर है यूजीसी नेट के, वो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स यूपीएससी में यूटिलाइज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, एक दो ऐसे होंगे जिनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, बाकी सारे यहाँ पे यूटिलाइज हो जाते हैं जर्नल स्टडीज में। या पीएसआईआर अगर आप ऑप्शनल रखते हो तो उसके अंदर तो पूरा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। बायोटेक्नोलॉजी का तो नहीं, इसमें कोई स्कोप नहीं है। और बायोटेक्नोलॉजी तो आई थिंक ऑप्शनल भी नहीं है कि है, नहीं है ना, बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शनल नहीं है मेरे आई थिंक। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी नहीं, क्योंकि शायद मैंने भी उस टाइम पे शायद चेक किया था, बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन हो सकता है, अगर अभी हो तो, अभी मैंने रिसेंट नहीं देखा है, अगर हो तो, क्योंकि मैंने तो पीएसआईआर किया, तो फिर उसके बाद तो कोई वो है ही नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी हैं मास्टर्स जो यहाँ पे है ही नहीं आपकी, आपके यूपीएससी के अंदर, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो कल मैडम ने आपको फाइल भेजी होगी करंट अफेयर की, उसको करो ओपन। उसमें सबसे पहले फेब्रवरी की करंट अफेयर है। जनवरी में हमारे यहाँ पे जब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, तो वहां पे हमारे इस बार चीफ गेस्ट कौन आए थे?
फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है एम्यूल मैक्रोन। एम्यूल मैक्रोन जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट है, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं एम्यूल मैक्रोन। और जिसकी वजह से आप बोल सकते हो इंडिया फ्रांस के जो रिलेशंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ रहे थे कि इंडिया के लिए जो फ्रांस है ये कई सारे पर्सपेक्टिव से आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें नंबर 1 पर्सपेक्टिव तो हमारे पास आ जाता है डिफेंस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। उस दिन हमने सिप्री की रिपोर्ट की थी, उसमें भी फ्रांस एक्सपोर्ट में नंबर 2 पे है, मतलब वर्ल्ड में जो हथियारों का एक्सपोर्ट होता है उसमें नंबर 2 पे आता है फ्रांस, नंबर 1 पे है यूएसए। तो ये हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में एंड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज यहां पे आ जाती है मल्टीलेटरल सपोर्ट। मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस है, जो प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे सपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस हमें सपोर्ट करता है फॉर द परमानेंट सीट एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। यही 5 है ना, यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए, चाइना। तो वहां पे 5 की सपोर्ट होगी तो फिर आप परमानेंट मेंबर वहां पे बन पाओगे, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारे पास एशिया पैसिफिक है, एशिया पैसिफिक रीजन, ये भी फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि फ्रांस एशिया पैसिफिक में नहीं पड़ता है। फ्रांस का जो बॉर्डर है ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, एक तरफ से तो ये अटलांटिक ओशन के साथ लगता है, अटलांटिक ओशन इन द सेंस नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल के साथ लगता है जो आगे अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्टेड है। और दूसरी तरफ 3 तरफ से ये क्या है, यूरोपियन कंट्री से घिरा हुआ है। तो मतलब ये यूरोप के आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा। ये पूरा आपका यूरोप है, मान लो दिस इज द होल यूरोप। इस तरीके से यहां पे आपको फ्रांस देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट के अंदर, राइट। सो एशिया पैसिफिक में फ्रांस की सीधी कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि हमें पता है कि फ्रेंच एक कॉलोनियल पावर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉलोनीज जो फ्रांस की है वो एशिया पैसिफिक की छोटी छोटी कंट्रीज जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं वो हुआ करती थी। और आज भी छोटे छोटे कुछ आइलैंड्स हैं जहां पे स्टिल फ्रांस का आप बोल सकते हो कंट्रोल है। दूसरी चीज, एशिया पैसिफिक वो रीजन है जहां पे फ्रांस बहुत ज्यादा ट्रेड करता है। और एशिया पैसिफिक में एक कंट्री बैठी हुई है, बड़ी कंट्री, दैट इज इंडिया। सो इंडिया की मदद से फ्रांस यहाँ पे सेफ्टी इंश्योर करके अपना ट्रेड जो है उसको भी सुरक्षित कर लेगा। तो फ्रांस इज नॉट इन एशिया पैसिफिक, बट फ्रांस का ट्रेड, फ्रांस के रिलेशन एशियन पैसिफिक कंट्रीज के साथ हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इट इज इंपॉर्टेंट। आ जाओ जल्दी हो, राइट। सो उन्हीं सब चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो रिसेंटली उनके प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं, तो कुछ बेसिक एग्रीमेंट हमें देखने को मिले जो न्यूज में चल रहे थे, जो आपको पता होने चाहिए, और ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नंबर 1 देखो, रिसेंट एग्रीमेंट्स साइंड बिटवीन 2 कंट्रीज। कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए? नंबर 1, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। मतलब क्या है कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस हार्डवेयर है, इनकी प्रोडक्शन करने के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया एंड फ्रांस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। मतलब सीधी बात यह है कि फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करेगा, सिंपल चीज। नंबर 2 है हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स में अगर हम बात करें, H125 हेलीकॉप्टर जो है वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे बाय द टाटा। और इसको हेल्प कौन करेगा? एयरबस। एयरबस की अगर हम बात करते हैं, स्पेन, फ्रांस, यहाँ की एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, यूरोप की एक इंपॉर्टेंट कंपनी है आप बोल सकते हो, जो खास तौर पे जो एयरबस, एयरबस अपने आप में एक आपके पास हेलीकॉप्टर टाइप, जहाज टाइप एक चीज होती है। हमारे यहाँ पे भी आई थिंक इट वाज C295, आपने न्यूज में सुना होगा, C295, वो भी स्पेन की कंपनी, दिसी एयरबस के साथ ही मिलकर हमने किया है। वो क्या होता है कि
बस किस काम के लिए हम यूज करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, सोल्जर्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो मतलब क्या है, एक बड़ा आपके पास जहाज होगा जिसके अंदर आप हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स को बिठा के और अच्छा खासा आप वहां पे हार्डवेयर, डिफेंस हार्डवेयर रख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल चीज, दैट इज कॉल्ड एज एयर बस। वो यहाँ पे आपको कंपनी भी देखने को मिलेगी, राइट। तो वो एयर बस का जो हमारे देश में अभी रिसेंटली लॉन्च की गई वो है C295। और उसी तरीके से एक हेलीकॉप्टर है जो इस कंपनी के साथ मिलके हमारा इंडिया में प्रोड्यूस होगा, दैट इज H125 नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइटर जेट्स। तो यहाँ पे देखो, साफरान द फ्रेंच इंजन मेकर टू ट्रांसफर 100% टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग फाइटर जेट इंजन्स इन इंडिया। साफरान की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ कंपनी ऑफ फ्रांस जो खास तौर पे माहिर है किस चीज के अंदर? फाइटर जेट्स जो होते हैं ना, फाइटर जेट्स समझ रहे हो, जो आप बोल सकते हो लड़ाकू जहाज जिनका इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग वॉर, लड़ने के लिए, जिसमें आपने देखा होगा एक ही बंदा बैठता है या दो बंदे बैठते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी रिसेंटली उसमें आप बोल सकते हो किया था वो। सो वो जो फाइटर जेट्स है उनके इंजन की प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट होगी, और इसमें टेक्नोलॉजी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रांस का दिस कंपनी। देन उसके बाद सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, तो सैटेलाइट के लेवल पे नासा जो हम सॉरी जो इसरो है हमारा एंड फ्रांस की जो स्पेस कंपनी है, दोनों कोलैबोरेट करेंगे और नई नई सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, राइट। देन उसके बाद है सचेगन वीजा फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। सचेगन की अगर हम बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज का ये एक ग्रुप है। अगर आपको यहाँ का वीजा मिलता है तो बच्चे इन 27 कंट्रीज में एक तरीके से आगे जाके एजुकेशन तो करेंगे करेंगे, प्लस वो क्या कर सकते हैं, वो वहां पे काम भी कर सकते हैं, वर्क वीजा भी उनको आगे मिल जाता है। तो उसमें हमें हेल्प कौन करेगा? फ्रांस। आप एक बार फ्रांस में चले गए, फिर फ्रांस से आप आसपास की लगती कंट्रीज में भी जा सकते हो, क्योंकि फ्रांस के पास वो है ना फैसिलिटी की वो हमें ये जो वीजाज है हमारे बच्चों को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे एग्रीमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। हाँ, नहीं, इट इज नॉट नेटो, आप बोल सकते हो दैट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन, ये आपको चेक करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में नहीं है कि विच कंट्रीज आउटसाइड द सेचेगन रीजन। एक बार देख लेना इसको, जब आप सर्च करोगे आपको समझ आ जाएगा कि यूरोपियन यूनियन की कौन सी कंट्री, मेरे दिमाग में नहीं आ रही अभी कि कौन सी कंट्री है जो सेचेगन रीजन से अलग है, आप बोल सकते हो। यहाँ पे 27 है, वहां पे 28 आपको देखने को मिलेंगे, राइट। वो एक बार चेक कर लेना। देन करंट एनालिसिस ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशंस। इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंटली हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप फ्रांस के साथ हमें देखने को मिलता है? सो नंबर वन देखो, करेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पहली बात तो ये है कि हम एक दूसरे के ऊपर चीजों को थोपते नहीं है, दोनों ही कंट्रीज की जो सोवरेनिटी है उसको मेंटेन किया जाता है। कभी भी इंडिया फ्रांस के ऊपर और फ्रांस इंडिया के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता है। जो नेचर किसका है? यूएसए का, चाइना का, इन कंट्रीज का नेचर है, आप बोल सकते हो कि ऑटोनॉमी को खा जाते हैं सामने वाली कंट्री की। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की ऑटोनॉमी की ऐसी की तैसी कर दी चाइना ने, वो चीज इंडिया फ्रांस के रिलेशन में नहीं है। सेकेंड चीज, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज। मतलब क्या है, हम कभी भी फ्रांस को ये नहीं बोलते कि उस कंट्री के साथ रिलेशन मत रखो, इस कंट्री के साथ रिलेशन मत रखो, वो हमें नहीं बोलते। ये यूएसए करता है ना कि अगर इस कंट्री के साथ तुमने ट्रेड किया तो हम तुम्हारे साथ अपने ट्रेड रिलेशंस खत्म कर देंगे। वो यूएसए क्या करता है? वो दूसरी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में हस्तक्षेप करता है। इंडिया फ्रांस में ये चीज नहीं है, हम एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसी में हस्तक्षेप नहीं करते। तुम्हें जो करना है, जिसके साथ फ्रेंडशिप रखनी है रखो, हमें जो करना है हम अपने अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट है ना, लोकेशंस डिफरेंट है, आप बोल सकते हो। देन उसके बाद है and a shared vision of multipolar world. This is very important. यूएसए जैसी कंट्रीज, चाइना जैसी कंट्रीज वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहती हैं, वर्ल्ड को यूनिपोलर बनाना चाहती हैं, मतलब सिर्फ उनकी कंट्री ही सुपर पावर हो और कोई सुपर पावर ना बन जाए कहीं। फ्रांस ऐसी कंट्री है जो इसमें बिलीव नहीं करता है, क्योंकि अगर आप फ्रांस को ध्यान से देखो तो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था एक टाइम पे।
और उस रेवोल्यूशन का नतीजा क्या निकला था कि फ्रांस के अंदर इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। हम लोगों ने भी जो इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारे कंसेप्ट उठाए हैं ना, कहां से उठाए हैं? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ रही है ये चीज? तो फ्रांस ने हिस्ट्री में बहुत देखा है, आप बोल सकते हो, राइट? सो इस वजह से आप बोल सकते हो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी पावर्स होनी चाहिए, किसी एक पावर की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ गया सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स आर प्रोमिनेंट। देखो, जर्मनी के साथ हमारे रिलेशंस हैं, जर्मनी के साथ या मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित है। जर्मनी हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी या डिफेंस के मामले में कोई ज्यादा हेल्प नहीं करता है, लेकिन फ्रांस के साथ सिर्फ ट्रेड नहीं है, साथ ही साथ डिफेंस लेवल पे, सेफ्टी लेवल पे भी रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना बाकी यूरोपियन कंट्री से। देन उसके बाद फ्रांस हैज हेल्प्ड इंडिया डाइवर्सिफाई इट्स पूल ऑफ आर्म्स। जो हमारे पास हथियार हैं सारे के सारे, उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे हथियारों में हमें देखने को मिली है, एडवांसमेंट देखने को मिली है। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से, क्योंकि उन्होंने हमें नई नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। यहाँ पे ना एक चीज और याद रखना, जब 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हमने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस टाइम पे ये जो आपकी परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, इन सब ने क्या किया था? इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे। फ्रांस ने उस टाइम पे भी सैंक्शंस नहीं लगाए थे, क्योंकि फ्रांस का ये मानना था कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं तो सामने वाली सोवरेन कंट्री को भी पूरा पूरा अधिकार है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। लेकिन यूएसए बोलता था कि नहीं, सिर्फ हम 5 ही न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए डोमिनेट करना चाहता था वर्ल्ड को। आज यूएसए इंडिया को डरा नहीं सकता ये बोल के कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन पास्ट में डराया ना। उस दिन बताया था 1971 की वॉर के दौरान इन लोगों ने क्या किया था, हमें डराने की तो कोशिश की थी। तो मतलब यूएसए अपनी हेजिमनी जो है, मैंने उस दिन तुम लोगों को एक पीडीएफ शेयर की थी ऑफ +2 की एनसीईआरटी, उसके अंदर एक पूरा चैप्टर है ऑन द हेजिमनी ऑफ यूएसए। हेजिमनी मतलब किस तरीके से ओवर पावर किया यूएसए ने पूरे वर्ल्ड को, किस तरीके से यूएसए ने आफ्टर द कोल्ड वॉर पूरे वर्ल्ड को अपने शिकंजे के अंदर कस लिया, बोल सकते हो। दैट इज वेरी, तभी मैंने बोला था उस पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना, कुछ भी मत छोड़ना, वो बहुत एनरिच करेगा आपकी नॉलेज को, राइट? बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। देन उसके बाद बैलेंसिंग चाइना। अब चाइना को बैलेंस करना है तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमें अच्छे हथियार चाहिए, हमें अच्छी इकोनॉमी चाहिए, हमें इंडो पैसिफिक रीजन में या एशिया पैसिफिक रीजन में सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी। और इन सब चीजों में कौन हेल्प कर रहा है? फ्रांस। तो मतलब वहां भी हमें ये हेल्प करेगा, सिंपल चीज है। देन उसके बाद मल्टी डायमेंशनल जो पार्टनरशिप है, ये मल्टी डायमेंशनल है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग स्ट्रेटेजिक विजन्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कोई एक फील्ड में हम लोगों की पार्टनरशिप नहीं है, अलग अलग फील्ड्स में है। जैसे उन्होंने बोला कि स्ट्रेटेजिक विजन मतलब क्या है? एक सोची समझी जो टारगेट है वो डिसाइड की गई है, गोल डिसाइड किया गया है, जिसको अचीव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारी कोई शिप जो है वो रशिया से कोई सामान उठा के इधर आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेड ऐसे ही होता है। अगर तुम लोगों को पता हो, अभी हमारे यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो वर्किंग में नहीं है। तो ट्रेड कैसे होता है, अगर आपने देखा हो तो ये पूरे का पूरा मान लो आपका इस तरीके से यूरोप है, और यहाँ पे नीचे आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा और यहाँ पे रेड सी है इस तरीके से, यही चीज है। अब यहाँ ऊपर रशिया का रीजन लगता है किसके साथ? वो जो लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया कंट्रीज है ना, वहां पे, वहां से, क्योंकि रशिया का अगर आप देखोगे ना, रशिया का जो ईस्ट वाला पोर्शन है बंजर है टोटली। रशिया का जो यूरोप के साथ एरिया लगता है, मॉस्को को भी देखो किस तरफ है, इस तरफ है, वेस्ट वाली साइड है। तो वहां से हम क्या करते हैं, इधर हमारे पास इंग्लैंड आ गया इस तरीके से। रशिया से हम सामान उठा के नॉर्थ सी से होते हुए, इंग्लिश चैनल से होते हुए, फिर इधर से एंटर करते हैं मेडिटेरेनियन में,
यहां से एंटर करते हैं रेड सी में और फिर सीधा इधर इंडिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब वहां पे रास्ते में आपको एक बड़ी कंट्री मिलेगी, दैट इज फ्रांस, दैट इज फ्रांस। अब ध्यान से देखो, शिप जा रही है, शिप आ रही है, ऑटोमेटिकली रास्ते में रुक के आपको फ्यूलिंग वगैरह की फैसिलिटी चाहिए, ऑयल वगैरह भरवाना पड़ेगा, वो फैसिलिटीज आपको कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रांस। वो लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन आप करते हो, तो रास्ते में रुकने के लिए, 2 दिन रुकने के लिए, मान लो रास्ते में कोई साइक्लोन आ गया है या कुछ आ गया है, आपको वहां पे स्टे करना है, आपका जो माल उसमें ढोया हुआ है आपकी शिप के अंदर, उसको वहां पे अनलोड करना आपको पड़ गया है ना, क्योंकि समुद्र सेफ नहीं है, तो आप फ्रांस में वो सपोर्ट गेन कर सकते हो, क्योंकि हमारा उनके साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, इंडिया का बहुत सारी कंट्रीज के साथ है, और मोस्टली कंट्रीज एक दूसरे के साथ करते हैं, क्योंकि जब उनकी कोस्ट लाइन के पास से हम निकलेंगे तो उनकी हेल्प हमें चाहिए होगी ऑयलिंग वगैरह के लिए, या फिर आप बोल सकते हो रुकने के लिए, स्टे करने के, तो वो हमारा फ्रांस जो है हमें हेल्प कर रहा है। और रशिया के साथ ट्रेड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा एनर्जी ऑयल से आता है, और मेजोरिटी ऑफ द ऑयल कहां से आ रहा है? रशिया से आ रहा है, और रास्ते में कहां से गुजर के आता है? फ्रांस के बिल्कुल क्लोज से गुजर के आता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। देन उसके बाद है मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन द रिसेंट टाइम, नीचे आपको एग्जांपल्स भी दी गई हैं, बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो फ्रांस के साथ की जाती हैं। गरुड़ इज वन ऑफ अमंग, आप बोल सकते हो, ठीक है, मतलब मिलिट्री लेवल पे फ्रांस और इंडिया की मिलिट्री जो है एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमें बताया गया है कि अभी तक क्या टोटल सिनेरियो रहा है, डायमेंशंस क्या रही हैं। तो नंबर वन, हिस्टोरिकल रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो 1947 से ही फ्रांस के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं। इसका कारण है, फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशंस क्यों रहे? क्योंकि आजादी से पहले अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे 5 यूरोपियन पावर्स आई थी, उसमें से सबसे लास्ट में कौन सी पावर आई थी? फ्रांस। 17th सेंचुरी में फ्रांस की एंट्री यहाँ पे होती है। और अगर तुम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी याद है, मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पे टीपू सुल्तान जैसे जो बड़े बड़े राजा थे, इन सबको किसकी सपोर्ट थी? फ्रांस की। हाँ, इनको अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, आर्म्स उस टाइम पे भी फ्रांस प्रोवाइड करता था। तो मतलब जब फ्रांस को यहां से निकाला ब्रिटिशर्स ने, तो फ्रांस चाहता था कि ये एरिया ब्रिटिशर्स के हाथ से निकले, आप बोल सकते हो। और जब निकला तब से लेके आज तक फ्रांस के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं, आप बोल सकते हो। लेकिन फ्रांस हमसे बहुत दूर पड़ता है, जिस वजह से उतना ज्यादा ट्रेड हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी ट्रेड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फ्रांस के ऊपर हम खास तौर पे आर्म्स के लिए डिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि हम रशिया से वो डिपेंडेंस हटा के फ्रांस के ऊपर लेके आना चाहते हैं, सिंपल चीज, राइट। तो सबसे पहले तो हिस्टोरिकल जो रिलेशंस है, कल्चरल जो रिलेशंस है, वो बताए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे एरियाज हैं जो फ्रेंच टेरिटरीज होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्तुगीज हो गया, नॉट पोर्तुगीज सॉरी, पौंडीचेरी हो गया, इसको पुडुचेरी बोलते हैं। इट वॉज एट वन टाइम, एट वन ईयर, आप बोल सकते हो, इट वॉज कैपिटल ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। जो हम पुडुचेरी की बात करते हैं, फ्रेंच लोगों की कैपिटल रह चुकी है ये, आप बोल सकते हो। जहां से इनकी, देखो आपने देखा होगा वो कार्नेटिक वॉर्स मैंने आपको करवाई थी, उधर ही तो हो रही थी सारी कार्नेटिक वॉर्स, पुडुचेरी के पास, मद्रास के पास, आप बोल सकते हो। देन उसके बाद स्ट्रेटेजिक डायलॉग की अगर हम बात करें, तो 1998 के अंदर जब लोगों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, तब से लेके आज तक जो फ्रांस है हमारे साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि दोनों कंट्रीज सोच समझ के गोल्स डिसाइड करेंगी और उन गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करेंगी। तो मतलब जब दुनिया ने हमें नकारा, तो फ्रांस ने हमें एक्सेप्ट किया, आप ये बोल सकते हो, 1998 में। देन डिफेंस कोऑपरेशन में कई सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2017 से लेके 2021 के बीच में अगर हम देखें, सो फ्रांस रिमेन्स सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया आफ्टर रशिया। रशिया के बाद जहां से हम सबसे ज्यादा हथियार मंगवाते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी मंगवाते हैं, दैट इज योर फ्रांस। तभी ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, राफेल फाइटर जेट्स हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा, ये सब कहां से आया है? फ्रांस से आया। ये कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, हार्डवेयर हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं, आप बोल सकते हो।
देन मिलिट्री एक्सरसाइज है लाइक वरुणा, गरुड़ा, शक्ति, ये 3 मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो फ्रांस के साथ हर साल हमारी होती है। देन जो एयर बस मैंने आपको बताया C-295, जो बहुत सारा सोल्जर्स का ग्रुप और एनिमेंट्स एंड ऑल ये सब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हमें हेल्प करेगी। देन उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो 2021-22 का डाटा यहाँ पे जो मोस्ट रिसेंट है वो दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि फ्रांस एंड आपके इंडिया के बीच में जो बाइलेटरल ट्रेड है ये बढ़ के कितना हो गया, 12 बिलियन US डॉलर। बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ हम मोर देन 100 बिलियन US डॉलर का जो एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है, 131 बिलियन US डॉलर का ट्रेड हमारा यूएसए के साथ होता है, जो सबसे ज्यादा है आप बोल सकते हो। 130 के अराउंड आपका चाइना के साथ होता है, अगेन बहुत अच्छा खासा है आप बोल सकते हो। फ्रांस के साथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो ठीक ठाक है, इतना भी नीचे नहीं आपको मिलेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है उसमें अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें 11वें नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, फ्रांस आती है। अब देखो अभी ये बार बार मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ टाइम पहले आप बोल सकते 2023 में विजिट पे गए थे, कहाँ, फ्रांस में। फिर उसके बाद उनके प्रेसिडेंट हमारे रिपब्लिक डे पे आते हैं, तो मतलब एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। और ये एक्सचेंज फ्यूचर में क्या करेगा, आपके ट्रेड को बढ़ाएगा। ये जो आपको 12 बिलियन यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये आने वाले कुछ सालों में डबल ट्रिपल हो जाएंगे, देखते जाना इसको। क्योंकि अभी हमारा ध्यान है फ्रांस के साथ ट्रेड बढ़ाने में, सिंपल चीज। देन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वेस्ट की, इसमें से सबसे पहले हमारे साथ 2005 में मैंने बताया था कि जब हमारे मनमोहन सिंह थे, उधर जॉर्ज बुश बैठे हुए थे यूएसए में, 2005 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे सिविल न्यूक्लियर डील, जिसको एग्रीमेंट 123 मैंने बोला था, वो साइन किया गया था। जो 5 में साइन हुआ, 8 में जाके लागू हुआ। और जब लागू हुआ है तो उसके बाद हमारे पास उनके प्रेसिडेंट कौन आ जाते हैं 2009 से, आपके ओबामा। तो मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन में ओबामा का ही मेजरली हाथ रहा है। लेकिन जब ये साइन हुआ उस टाइम पे जॉर्ज बुश वॉज देयर, आप बोल सकते हो। तो पहली कंट्री जिसने एग्रीमेंट साइन किया सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, दैट वाज यूएसए। बट आफ्टर यूएसए सेकेंड कंट्री वाज फ्रांस। उन्होंने साइन किया 2005 में, इंप्लीमेंट 2008 में हुआ। इन्होंने साइन किया है 2008 में, इन्होंने, फ्रांस वालों ने। इट इज इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो इट इज द सेकेंड कंट्री आफ्टर यूएसए, वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में से, जिन्होंने इंडिया के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि मेरे हिसाब से ये यूएसए से पहले आना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने कभी सैंक्शंस नहीं लगाए थे जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट फायर किया था। बट स्टिल आप बोल सकते हो कि रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे, फ्रांस के साथ उतना ट्रेड नहीं था, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है। यूएसए के साथ ट्रेड था क्योंकि यूएसए वाज डिपेंडेंट अपॉन इंडिया, और यूएसए का कैपिटलिज्म यहाँ पे नया नया आया था, तो वो बड़ा इंटरेस्टेड था इन सब मामलों में, आप बोल सकते हो, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोऑपरेशन एट इंटरनेशनल फोरम्स, फ्रांस हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है 2 मामलों में। एक तो कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट जो है वो इंडिया को मिलनी चाहिए। दूसरा, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। वहां पे ना एक ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो खास तौर पे कब बनाया गया है, जब इंडिया में पहला न्यूक्लियर टेस्ट फायर हुआ था। क्यों, देखो इंडिया ने 1974 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट फायर किया, जिसकी वजह से दुनिया पूरी की पूरी क्या है, सरप्राइज होगी कि इनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहां से आई। तो किसी ना किसी ने तो इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी होगी ना, तभी इंडिया ने टेस्ट किया। और मैंने आपको बोला था कि 71 में रशिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो देर इज अ चांस, चांस क्या, क्लियर ये कि रशिया ने ही हमें वो ट्रांसफर की होगी टेक्नोलॉजी। तो मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सप्लाई करने वालों का एक ग्रुप बनवाया यूएसए ने, जिसको बोला न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसमें वो कंट्रीज आती हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई करने की क्षमता रखते हैं। प्रेजेंटली इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इसके बहुत सारे कारण हैं।
एक कारण ये है कि जिन शर्तों के बेसिस के ऊपर यूएसए चाइना हमें इस ग्रुप में ऐड करवाना चाहते हैं वो शर्तें हमें मंजूर नहीं है। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा पूरा टॉपिक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैरीटाइम कोऑपरेशन, सो मैरीटाइम कोऑपरेशन में जैसे हमारे पास पार्टनरशिप इन एंश्योरिंग फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन इज रिफ्लेक्टेड इन इनिशिएटिव्स लाइक इंडिया फ्रांस यूएई ट्राइलेटरल इनिशिएटिव। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया ईस्ट, आपका जो मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन कॉरिडोर, याद है मैंने करवाया था एक दिन, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो G20 के टाइम पे हुआ था, मैंने डायग्राम भी बना के आपको बताया था कि इंडिया से ये यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और वहां से इटली, फ्रांस, इन सब कंट्रीज के साथ हम कनेक्ट करेंगे, है ना। सो ऐसे जो आपको एग्रीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उसमें फ्रांस हमें हमेशा सपोर्ट करता है, और ऐसा ही एक एग्रीमेंट हमें इंडिया, यूएई एंड फ्रांस के बीच में देखने को मिल रहा है टू इम्प्रूव एंड एनहांस द ट्रेड अमंग दीज थ्री कंट्रीज, आप बोल सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड 2022 के अंदर बनाया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर डेवलपमेंट करवानी है, विकास करवाना है, ट्रेड को बढ़ाना है, ट्राइलेटरल है। ट्राइलेटरल मतलब इसमें एक तो इंडिया होगा, एक फ्रांस होगा, तीसरा कौन होगा, वो इंडो पैसिफिक रीजन की कोई भी कंट्री हो सकती है कि इनके साथ भी कर लिया साइन, इनके साथ भी कर लिया साइन, इनके साथ भी कर लिया साइन, मतलब इंडिया फ्रांस दोनों मिलके इंडो पैसिफिक में जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वहां के ट्रेड की डेवलपमेंट करवाने के लिए। इससे क्या होगा, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एंड फ्रांस की ज्वाइंटली जो डोमिनेंस है वो बढ़ेगी। इससे क्या होगा, चाइना को आप काउंटर कर पाओगे, समझ रहे हो। सो इस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग फ्रांस के साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन स्पेस कोऑपरेशन में अगर हम बात करें, हमारा इसरो है, उनका CNES है, उनकी स्पेस कंपनी आप बोल सकते हो। दोनों का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है, मतलब दोनों मिलके स्पेस टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करना चाहते हैं। इसके अलावा प्लान्ड ज्वाइंट मार्स मिशन, ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इन सैटेलाइट लॉन्चेस, स्पेस डेब्रिज मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारे फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड में हम फ्रांस के साथ काम जो है वो कर रहे हैं। इस फैन को ऑन कर लो ना, गर्मी नहीं लग रही तुम्हें, सही है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एकेडमिक डिग्रीज। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई बंदा मान लो मास्टर्स करके फ्रांस में जाता है तो उसकी मास्टर्स को मास्टर्स ही माना जाएगा। अदरवाइज आप कनाडा वगैरह में जाते हो, यूएसए वगैरह में जाते हो, वहां पे आप मास्टर्स करके जाते हो ना, वहां पे आपको अगेन आप बोल सकते हो 1-1.5 साल लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको PhD में एनरोलमेंट देते हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट था, मतलब स्टूडेंट इन द सेंस मेरा रूममेट था, तो उसने MSc की यहाँ से और उसने कनाडा से करनी थी PhD, मतलब उसका ये था ऑब्जेक्टिव। तो उसको वहां पे जाके पहले 2 साल एक्स्ट्रा लगाने पड़े हैं, फिजिक्स का वो स्टूडेंट था, 2 साल लगाने पड़े उसको एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में उसको एनरोलमेंट मिली है PhD के अंदर वहां पे कनाडा में। तो मतलब क्या है, इक्वलेंट नहीं है आप बोल सकते हो। लेकिन फ्रांस में ऐसा है, यहाँ से डिग्री करके जाओगे वहां पे उसकी उतनी मान्यता होगी जितनी इंडिया के अंदर है, और वहां से कोई करके आया उसकी उतनी मान्यता होगी जितनी फ्रांस के अंदर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नॉलेज समिट्स होती हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। देन इसके अलावा लास्ट है इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन, जैसे कि इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट डिक्लेयर किया गया था 2021 को, जो हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में। अब पेरिस एग्रीमेंट हुआ है तो वो क्या बोलता है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है, जो अर्थ का बढ़ता हुआ टेम्परेचर है इसको हमने डाउन करना है। तो वहां पे ऑटोमेटिकली अगर फ्रांस में वो समिट हुई और वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ और इंडिया उसमें बहुत सीरियस है तो फ्रांस तो हमें हेल्प करेगी, करेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस कंट्री में वो एग्रीमेंट हुआ और उस कंट्री को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं,
सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, उसमें इंडिया फ्रांस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी नहीं है, उसमें मेजर चीज है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैंने कितना कुछ आपको बता दिया इंडिया फ्रांस के बारे में, लेकिन कहीं पे भी मैंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जिक्र किया नहीं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है वो बढ़ता है। ये चीज दिमाग में फिट कर लो कि अगर किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, आज ट्रेड कम है, आने वाले कुछ सालों में ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा। याद करो, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था 2010 के अंदर आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और आज हम 2024 में बैठे हैं। आज आसियान के साथ हमारा 133 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता है, जो सबसे ज्यादा है। हम वो बात अलग है, डेफिशिएंट है बात अलग है, लेकिन आपका ट्रेड देखो कितना ज्यादा हो रहा है। इंडिया इज ए ट्रेड डेफिसिट, बट ट्रेड सबसे ज्यादा आसियान के साथ हो रहा है। अच्छा, उस दिन मैंने तुम लोगों को, एक तो लेक्चर तो लगाते नहीं हो वो वाले इकोनॉमी वाला, उस दिन मैंने लेक्चर एक लाइव वाला डाला था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, कल भी शायद मैंने आई थिंक दोबारा से शेयर किया। तो उस लेक्चर में जो आपके पास एमसीक्यूज होते हैं ना, उसको देखा करो। उसके अंदर एक एमसीक्यू था, उसमें 3 ऑप्शंस दी गई थी। एक ऑप्शन ये थे कि अगर एक कंट्री ट्रेड डेफिसिट में है तो वो कभी भी डेवलप्ड नहीं हो सकती। लिखा वहां पे ऐसा था कि एक कंट्री को हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहना पड़ेगा अगर वो डेवलप्ड कंट्री बनना चाहती है। बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एक गलत स्टेटमेंट है। ट्रेड डेफिसिट में आप हो, इसका मतलब ये नहीं हो कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, प्रोग्रेस तो आप कर रहे हो। आप ट्रेड डेफिसिट में हो, लेकिन आपका टोटल ट्रेड कितना बड़ा है, उसमें इंपोर्ट भी बड़ा है तो एक्सपोर्ट भी तो बड़ा है, दोनों ही चीजें बढ़ती हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक्सपोर्ट हमारा बड़ा ना हो आसियान के साथ, सिर्फ इंपोर्ट ही बड़ा हो, इस वजह से ज्यादा डाटा दिख रहा हो। दोनों ही बड़े, मतलब ग्रोथ इज देयर। एक्सपोर्ट में ग्रोथ तो हुई है, लेकिन उस ग्रोथ का अभी तक हम उतना फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि हम वहां से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है, लेकिन इंपोर्ट में उससे ज्यादा ग्रोथ हुई है, लेकिन ग्रोथ तो हुई है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग आप बोल सकते हो। सो वो अभी तक हमारा फ्रांस के साथ नहीं है। और इसके अलावा डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कई बार होता है कि फ्रांस और इंडिया के थॉट्स मैच नहीं करते, क्योंकि फ्रांस का जो सिस्टम है इट इज मोर लाइक यूएसए, और यूएसए का जो ग्रुप है, डब्ल्यूटीओ में 2 ग्रुप है ना, डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप एंड डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप। इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, यूएसए डेवलप्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, और फ्रांस यूएसए वाले ग्रुप में है, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री आप बोल सकते हो, राइट। उनको फायदा उन पॉलिसीज से होगा जो यूएसए बोल रहा है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे आप बोल सकते हो फ्रांस के साथ हमारा थोड़ा सा उतना नहीं बन पाता, लेकिन स्टिल ज्यादा चीजें ऐसी हैं जहां पे हमारा कोऑपरेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एज सिंपल एज दैट, राइट। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, नीचे 2 आपके पास मेंस के क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द इंडियन डायस्पोरा, ये मैंने जो आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है उसमें भी सेंड किया था, आई थिंक तुम उस टाइम पे नहीं थे। द इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसिसिव रोल टू प्ले इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट विद एग्जांपल्स। 2020 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो अमेरिकन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज में भी खास तौर पे नॉर्थ अमेरिका, वैसे ये दोनों की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा बैठा हुआ है वो आज पॉलिटिकल लेवल पे एंड इकोनॉमिक लेवल पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जैसे यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट का ओरिजिन कहाँ का है, इंडिया का। ऋषि सुनक का ओरिजिन कहाँ का है, इंडिया का। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का ओरिजिन कहाँ का है, इंडिया का। उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस का ओरिजिन कहाँ का है, इंडिया का। समझ रहे हो? तो यही यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना था, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अब यूरोपियन कंट्रीज मतलब फ्रांस की भी बात कर रहे हैं। Then India and France are time-tested partners with their 25 years of strategic partnership. 25 ईयर्स इस तरीके से बोल रहे हैं कि 1998 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी स्टार्ट हुई थी ना, और ये 2023 का क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पे 25 साल बोले जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कवरिंग अ रेंज ऑफ बाइलेटरल इशूज सच एज डिफेंस कोऑपरेशन, स्पेस, ब्लू इकोनॉमी, सिविल, न्यूक्लियर एंड पीपल टू पीपल टाइज। इलेबोरेट। इसका आंसर तुम लोग लिख के लेके आओगे। ये जो सेकंड आंसर है ना,
सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख के लेके आना, 150 शब्दों में लिखना, 250 में मत लिखना, 150 शब्दों में लिखना। क्या पूछा जा रहा है? इंडिया एंड फ्रांस आर टाइम टेस्टेड पार्टनर्स विद 25 इयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 25 साल से हमारा फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 1998 से स्टार्ट हुआ था, जब दुनिया ने सैंक्शंस लगाए, इन्होंने हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू किया। अलग अलग फील्ड्स में है, डिफेंस कोऑपरेशन है, स्पेस कोऑपरेशन है, ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, सिविल न्यूक्लियर डील की बात करते हैं, पीपल टू पीपल टाइज की बात करते हैं। इन सबको आपने ऐसे फैक्टर्स बना लेने हैं। आप पहले ऊपर इंट्रोडक्शन दे दो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, फिर एक एक फैक्टर बनाते चले जाओ कि डिफेंस में क्या है, देन स्पेस में क्या है, एग्जांपल्स देते जाओ साथ में। देन उसके बाद पीपल टू पीपल इंटरेक्शन में क्या इनिशिएटिव इंडिया ने फ्रांस के लिए लिए हैं, फ्रांस ने इंडिया के लिए लिए हैं। बहुत सारी एग्जांपल वैसे ऑलमोस्ट आपके इस पूरे करंट अफेयर वाली फाइल में है। कुछ एक आधी चीज सर्च भी करनी पड़ जाए तो सर्च करके भी उसका आंसर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये चीज उस दिन मैंने डिस्कस की थी जब पॉलिटी के एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो, लेक्चर अटेंड किया हो तो। पॉलिटी के एमसीक्यूज में मैंने यही पूछा हुआ था कि व्हाट इज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, क्या होता है? यहां से पता चला तुम लोगों ने कोई लेक्चर नहीं लगाया वो एमसीक्यूज वाला ना। सीनियर एडवोकेट तो इनको बनाया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को रिसेंटली उसमें से आप बोल सकते हो 56 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बनाया गया सीनियर एडवोकेट। वो तो एक अबव पोस्ट है, बोल सकते हो। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? ये वो बंदा होता है जो पिटिशनर है, मतलब जिसने अपनी पिटिशन डालनी है, आप बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट के सामने या किसी भी कोर्ट के सामने, उसकी पिटिशन को, उसकी लिटिगेशन को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट जो करता है, दैट एडवोकेट इज कॉल्ड एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये दिमाग में रखना। आपकी पिटीशन सबमिट करने वाला, इंटरेक्शन करवाने वाला अलग होता है। जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो केसेस को लड़ते हैं। आपने देखा होगा जब भी केस चलता है 3-4 उसमें एडवोकेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अलग अलग लेवल के एडवोकेट्स होते हैं। अब ये न्यूज में क्यों चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक मूव लिया, 11 वुमेन लॉयर्स को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया है, जो कि पहले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर आती थी। 11 वुमेन्स को, 56 टोटल हुए, उसमें से 11 क्या है, वुमेन है। और ये सबसे बड़ा नंबर है कि एक साथ आप बोल सकते हो 11 वुमेन को सीनियर एडवोकेट बनाना। अब जैसे ही आप सीनियर एडवोकेट बन जाते हो ना, फिर आपको आम जनता के साथ इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वगैरह जो डालना होता है उसके लिए फिर सीनियर एडवोकेट नहीं जाता है, वो छोटे वाला एडवोकेट होता है जिसको बोलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसको आपने याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चीफ जस्टिस वाई डी चंद्रचूड़ की आप बोल सकते हो कमेटी है, जिनके द्वारा आप बोल सकते टोटल 56 लॉयर्स को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से सीनियर एडवोकेट बनाया गया, जिसमें 11 आपकी क्या है, वुमेन है। नीचे डेफिनेशन भी दी गई है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, इज अ लीगल प्रोफेशनल हु कैन प्रैक्टिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दे आर एंटाइटल्ड टू एक्ट एंड प्लीड फॉर द पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। जैसे वो नहीं होता, सिंपल आपको बताता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपनी दुकान लगा के बैठते हैं, दोज ऑल एडवोकेट्स आर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जनाखन अपनी दुकान नहीं लगा सकता, उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आप बोल सकते हो। और जिसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का लाइसेंस मिलेगा, आप बोल सकते हो, वही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपनी दुकान लगा सकता है। अब जिसकी वहां पे दुकान लग गई तो मतलब क्या है, वो केस उठाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगा। जैसे ही आपको सीनियर एडवोकेट बना दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको एक दफ्तर दे देती है। आप उस दफ्तर के अंदर बैठ के अपना पूरा जो भी सिस्टम है आपका, उसको चला सकते हो। तो ये सिंपल भाषा में अगर आपने समझना हो, ये चीज होती है, राइट। देन उसके बाद हमारे पास है करप्शन इंडेक्स। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर में इतना कुछ ज्यादा नहीं दिया गया था। तो कॉपी निकालो, आपको लिखवाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करप्शन इंडेक्स के बारे में।
करप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, ये क्या चीज है? दो 2023 का है ये, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। तो लिखो इसमें, कर ले नोटबुक ओपन, इसको चाहे इकोनॉमी वाले में भी लिख लेना, कोई चक्कर नहीं है। तो लिखना है इसमें, इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक इंस्टीट्यूशन है जिनके द्वारा इस इंडेक्स को निकाला जाता है, कॉमा, इट रैंक्स 180 कंट्रीज, इट रैंक्स 180 कंट्रीज around the globe, around the globe by their perceived levels of, by their perceived levels of public sector corruption, public sector corruption, comma, on a scale of, on a scale of 0, ब्रैकेट में लिख लेना, हाईली करप्ट, 0 ब्रैकेट में लिखना, हाईली करप्ट, ब्रैकेट क्लोज, टू 100, टू 100, 302, उसके बाद 100, 200 लिख दिया ना, 200, TO 100, 200, 0 से लेके 100 के बीच में ये आपका होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, वेरी क्लीन। अगर किसी का स्कोर 100 या 100 के करीब है, 100 तो देखो होगा नहीं, करप्शन तो होती है थोड़ी बहुत, तो 100 तो नहीं होगा, 90 हो सकता है, 92 हो सकता है, जितना आप 100 स्कोर के क्लोज हो उतने ही आपके यहाँ पे क्या है, सरकार में करप्शन कम है, जितना आप 0 के क्लोज हो उतनी आपके यहाँ पे क्या है, करप्शन ज्यादा है, सिंपल चीज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल is an international NGO, Transparency International is an international NGO based in Berlin, Germany, based in Berlin, Germany। तो बर्लिन के अंदर आपको ये एनजीओ देखने को मिलेगा, एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, खास तौर पे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, मतलब करप्शन को खत्म करना है, राइट, तभी तो ये ऐसा इंडेक्स निकालते हैं। नेक्स्ट देखो, टॉप 3 कंट्रीज, top 3 countries are डेनमार्क, डेनमार्क ब्रैकेट में लिख लेना, स्कोर 90, 90 स्कोर है इनका, जो टॉप है, 100 में से 90 नंबर है, ब्रैकेट क्लोज। फिनलैंड, फिनलैंड स्कोर है इनका 87, एंड तीसरा है न्यूजीलैंड, स्कोर है इनका 85, स्कोर है 85। बॉटम 5 कंट्रीज या 3 ही लिख लो, बॉटम 3 कंट्रीज, सबसे नीचे है सोमालिया,
सोमालिया, इसका स्कोर है 10, 0 के क्लोज आ गया ना। फिर है वेनेजुएला, सोमालिया कहां पे है, साथ वाली कोई एक कंट्री बताना इसके। कीनिया, कीनिया के साथ इनका डिस्प्यूट चलता है, तभी मैंने पूछा, ऐसे बेवकूफ नहीं हूं मैं, कुछ भी पूछता हूँ। कीनिया के साथ सोमालिया का ना बॉर्डर का डिस्प्यूट बड़ा चलता है और बड़ा न्यूज में चलता है, इसलिए मैंने पूछा साथ वाले कोई कंट्री बताना, तो दैट इज कीनिया। और भी हो सकती है, दीजबूती हो सकती है, गल्फ जो आपकी गल्फ ऑफ एडन है, ये सोमालिया दीजबूती के पास ही पड़ती है। अगर आप देखो हमारे क्लोज ही है, इधर से आप जाओगे वो देखो, बिल्कुल वो जो हॉर्न है ना, अफ्रीका का हॉर्न बनता है इस तरीके से, जब अफ्रीका बनाते हैं तो ये रेड सी वाला मैं हॉर्न नहीं यहाँ पे ड्रॉ करता, इस तरीके से अफ्रीका ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ऐसे करके, ये अफ्रीका है। ये जो हॉर्न बनता है इधर, यहाँ पे आपको कंट्री मिलेगी सोमालिया, और इसके नीचे कीनिया। तो ये जो हॉर्न है ये कौन सी कंट्री में है, सोमालिया में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे नीचे सोमालिया है, नंबर 2 पे है वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, इसका स्कोर है 13। फिर है सीरिया, सीरिया का भी सेम ही है 13। लेकिन सीरिया में हालात थोड़े ज्यादा बेकार होंगे, इसलिए आप बोल सकते, थोड़े ठीक होंगे, बेकार में थोड़े ठीक होंगे, क्योंकि सबसे नीचे है सोमालिया, उससे ऊपर है वेनेजुएला, उससे ऊपर है सीरिया, राइट। ये टॉप 3 वाली आप बोल सकते हो। क्या हो गया, नेक्स्ट लिखो, इंडिया रैंक्ड 93, इंडिया रैंक्ड 93 out of 180 countries, out of 180 countries with a score of 39, with a score of 39। इंडिया का 39 है स्कोर। अगर आप ध्यान से देखो तो 50 से नीचे की तरफ है, मतलब 0 की तरफ ज्यादा है हम, तो मतलब अभी करप्शन हमारे यहाँ पे अच्छी खासी है, और वो हमें देखने को मिलती भी, राइट। देन नेक्स्ट लिखना, फैक्टर्स contributing to corruption, फैक्टर्स contributing to corruption, क्या क्या फैक्टर्स हैं। नंबर 1, बोथ अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक लीडर्स, बोथ अथॉरिटेरियन जो अथॉरिटी रखना चाहते हैं डिक्टेटर्स की तरह, बोथ अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक लीडर्स आर undermining, are undermining justice, undermining justice। तो पहला कारण तो ये है कि पॉलिटिकल लेवल पे करप्शन ज्यादा होती है, चाहे डेमोक्रेटिक लीडर हो चाहे अथॉरिटेरियन लीडर हो, हर एक बंदा करप्शन कर रहा है, राइट, वन रीजन। सेकंड, मैनी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, many judicial institutions are also involved, many judicial institutions are also involved in the acts, in the acts like bribery, in the acts like bribery and abuse of power, and abuse of power। जैसे ना रिसेंटली, कल पता नहीं परसों में न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मुझे नाम तो भूल गया, रिटायर्ड जस्टिस है, उस बंदे ने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही रिटायरमेंट अपनी दे दी, और कुछ घंटों के अंदर अंदर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, समझ रहे हो। और ऐसा बड़ा होता है, और पास्ट में कल का ही आर्टिकल है, मतलब अभी कुछ घंटे ही हुए हैं इस आर्टिकल को पब्लिश हुए, देखना उस पे इंडियन एक्सप्रेस में।
तो इससे पहले पास्ट में भी बहुत सारे जजेस हुए हैं। ये एक प्रॉब्लम भी है जिसको आप हर जगह मेंशन कर सकते हो कि अक्सर ही ऐसा होता है कि सीधे तौर पे हमें इनकी इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलती, लेकिन असीधे तौर पे तो होगी। जब जब सुप्रीम कोर्ट सेंटर सरकार के हक में फैसला सुनाती है तो लोग शोर मचाते हैं। और जब ये दीपक मिश्रा था उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही फेवर हो रहा था बीजेपी का, जिसकी वजह से लोगों ने इतना शोर मचाया, इतना ज्यादा शोर मचा कि खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी थी दीपक मिश्रा के टाइम पे, क्योंकि दीपक मिश्रा वॉज चीफ जस्टिस एट दैट टाइम। और दीपक मिश्रा ने भी यही किया था। जैसे ही उसका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद वो राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर बन गया। इसने बताया बनाया उसको बीजेपी ने। वहां पे 4 जजेस थे जो दीपक मिश्रा के बाद सीनियर मोस्ट थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया था कि हमारा चीफ जस्टिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है वो तो नए आए जजेस को दे देता है सुप्रीम कोर्ट के, और हम जो सीनियर मोस्ट बैठे हुए हैं हमारा एक्सपीरियंस ये यूटिलाइज ही नहीं कर रहा, हमें टुच्चू से केसेस पकड़ा देता है जिसमें हमारे एक्सपीरियंस का कोई ज्यादा यूटिलाइजेशन ही नहीं है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो जो नए नए जज आए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो सारे हैंडल कर रहे हैं। ये रौला पड़ा था उस टाइम पे। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी अवेयर हुई, और उसके बाद से हमें ये देखने को मिल रहा है कि अक्सर ही सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से ये जजेस सारे क्या है, इन्हीं बीजेपी वालों के साथ आप बोल सकते हो मिले हुए आपको देखने को। तभी तो ऐसा हो रहा है कि जजेस रिटायर होते हैं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे सुप्रीम कोर्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हाँ, एक जज रिटायर होने के बाद एज एन एडवोकेट काम नहीं कर सकता है कि वो कल को जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई केस लड़ने लग जाए, क्योंकि वो एक जज की जो रेपुटेशन है आप बोल सकते हो उसके खिलाफ है, वो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा लिखना, वल्नरेबल पॉपुलेशन, वल्नरेबल पॉपुलेशन have restricted access, vulnerable population have restricted access to justice, restricted access to justice। ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चलता है। इंडिया की अभी हमने बात नहीं की इंडिया में क्या क्या कारण है, वो चीज आप पढ़ोगे जब गवर्नेंस पढ़ोगे ना, तो गवर्नेंस में ये करप्शन वगैरह ये सब आता है, क्योंकि इट इज इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस। जो पॉलिसी बनती है, पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, तभी करप्शन होती है, तभी ये सब ब्राइबरी वगैरह दिया जाता है बोल सकते हो। एक लास्ट चीज और लिख लो, स्टेटस ऑफ इंडियन नेबर्स, अलग से लिखना है इसको, फैक्टर्स में मत लिखना। स्टेटस ऑफ इंडियन नेबर्स, इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखो, पाकिस्तान रैंक्ड 133 एंड श्रीलंका रैंक्ड 115 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, आउट ऑफ 180 कंट्रीज। हमारा रैंक क्या था? इट वाज 93। मतलब हम, वो तो स्कोर है बेटा, दैट इज स्कोर आप बोल सकते हो। स्कोर आपका जितना ज्यादा होगा आप उतना आगे आओगे, आप बोल सकते हो पीछे नहीं जाओगे। जितना स्कोर ज्यादा, क्योंकि 100 के क्लोज होगे तो करप्शन कम है, 0 के क्लोज होगे करप्शन ज्यादा है। अब जैसे डेनमार्क की हम बात करते हैं, उनका स्कोर 90 है और रैंक 1 है, आप बोल सकते हो। इंडिया का 93 है, मतलब पाकिस्तान के हमारे से भी बुरे हालात है, 133 नंबर पे है, और बीच में आ जाता है श्रीलंका। ठीक है, मतलब हमारे नेबर्स को अगर देखा जाए तो बुरे हालात नहीं है पाकिस्तान वगैरह में, श्रीलंका वगैरह में, राइट। नेक्स्ट लिखना पॉइंट, इतने ही लिखते हैं, बाकी फिर उसी में करेंगे, गवर्नेंस वाले में कर लेंगे, इतना इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। चाइना का लिख लो, चाइना का लिखना है तो चाइना रैंक्ड 76
एंड बांग्लादेश 149, ये पाकिस्तान से भी गया गुजरा है 149, ठीक है। ये थोड़े याद रखना जो इंपॉर्टेंट वाले हमारे आसपास वाले, ठीक है जी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आओ जो हमारी पीडीएफ में था, दैट इज अबाउट स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली हमें एक चीज और भी देखने को मिली थी, दैट इज अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। उसके रिलेटेड मैंने यहाँ का रील भी एक आप लोगों के साथ शेयर की थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए इंडिया के इनिशिएटिव के साथ इंटरनेशनल लेवल पे एक ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप की अनाउंसमेंट 2023 के अंदर ही हो गई थी, क्योंकि 2023 के अंदर हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल कंप्लीट हुए थे। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 के अंदर। 50 साल उसको कब कंप्लीट हुए? 2023 में जाके। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या किया गया था? अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडिया ने जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई है, ऐसे ही इंडिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाएगा, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे हम कंट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे। और ये जो बिग कैट्स है, कौन सी बिग कैट्स है? एक तो लायन है, एक टाइगर है, एक चीता है, एक लेपर्ड है, एक स्नो लेपर्ड है, एक प्यूमा है और एक है जैगुआर। इसमें हमारी कंट्री में प्यूमा जैगुआर नहीं मिलता है। बाकी जो 5 आपकी बिग कैट्स हैं, जिसमें लायन है, चीता भी हम लोग ले आए, पहले खत्म हो गया था, टाइगर भी हमारे पास है, लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है। देयर इज अ डिफरेंस ना, स्नो लेपर्ड अलग होता है, हिमालय में जो रहते हैं उनको तो पता होगा क्योंकि वहां पे हमें ये मिलता है, आप बोल सकते हो। सो उसी तरीके से इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड सर्वे कंडक्ट किया गया स्पेसिफिकली फॉर स्नो लेपर्ड। हमारे यहाँ पे टाइगर वगैरह का, लायन वगैरह के बड़े सर्वेज होते हैं, खास तौर पे टाइगर के, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी एक टाइम पे, अभी तो लगातार बढ़ रही है। आप बोलो अभी तो बहुत टाइगर्स हो गए हैं कंपैरेटिवली देखा जाए 1973 के तो। सो स्नो लेपर्ड का एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हमारे सामने आया, जिसमें ये बताया गया कि अराउंड अराउंड हमारे पास 718 जो स्नो लेपर्ड है ये जंगल में आपको देखने को मिलेंगे, वाइल्ड जिनको हम बोल सकते हैं 718। और यहाँ पे देखो, द 4 year long एक्सरसाइज यूज्ड कैमरा ट्रैप्स इन 1971 लोकेशंस एंड सर्वेड 13,450 किलोमीटर ट्रायल्स अक्रॉस रीजन्स लाइक लद्दाख, यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, सिक्किम में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर। याद रहेगा, ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही बना लेते हैं कि इन स्टेट्स में स्नो लेपर्ड मिलता है जी, अब वहां पे केरला लिख देंगे तो नहीं मिलता है। स्नो लेपर्ड आपको कुछ हिमालयन स्टेट्स में, जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ में देखो यही तो है, और कहाँ हमारे हिमालयाज है, आपको पता है यही पहाड़ी इलाका है। फिर उधर आ जाओ, अब देखो जहां पे स्नो लेपर्ड वहां मिलेगा जहां पे स्नो मिलेगी, और स्नो वहां पे मिलेगी जहां पे हाइट वाले हिमालयाज मिलेंगे। अब हाइट वाले हिमालयाज वहां पे देखो, एक तो सिक्किम में है और एक हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में। बाकी जितने भी असम, मेघालय, यहाँ पे तो हिल्स मिलती है ना, जिनको हम पूर्वांचल हिल्स बोल देते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी हाइट के हिमालय थोड़ी ना मिलते हैं, यहाँ पे ग्लेशियर थोड़ी ना मिलते हैं, वो तो हाइट वाले हिमालय पे मिलते हैं, ग्रेट हिमालयस में, और वो हमें इन्हीं स्टेट्स में और यूटीज में देखने को मिलेगा। तो हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 2 यूटीज हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना इनको, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम देखें, सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड आपको मिलेंगे लद्दाख में, टोटल गिनती है 477। उसके बाद उत्तराखंड में टोटल गिनती है 124। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 एंड जम्मू एंड कश्मीर में 9 आप बोल सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट। और अगर हम वर्ल्ड के टोटल स्नो लेपर्ड की बात करें तो उसमें 10 से 15% जो स्नो लेपर्ड है ये हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड में जो टोटल स्नो लेपर्ड है ना, उसमें से 10-15% हमारे यहाँ पे मिलते हैं। स्नो लेपर्ड आपको खास तौर पे कहां पे मिलेगा? इंडिया का जो हिमालयन रीजन है उसी में मिलता है।
और इस हिमालयास के साथ जो लगते हुए माउंटेनियस, जैसे हिंदू कुश हो गया, पामीर माउंटेन रेंज हो गया, जो आपको कहाँ पे मिलेगी, चाइना के अंदर कुनलुन माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, चाइना के अंदर बड़ा मशहूर है। चाइना हो गया, तजिकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, ये कुछ कंट्रीज हैं जो इंडिया के हेड वाली साइड हमें देखने को मिलेंगी। सिर्फ यहीं पे स्नो लेपर्ड आपको मिलेंगे। तो क्रॉस करते हैं, कर क्या जाइए, करते हैं। तभी इनका एक इंटरनेशनल लेवल पे स्नो लेपर्ड को लेकर भी एक ऑर्गेनाइजेशन में 12 कंट्रीज आती हैं, बोल सकते हो, जो इनका जो हैबिटेट है इसको सिक्योर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर आपके ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो इनका हैबिटेट वेनिश आउट हो जाएगा और ये स्नो लेपर्ड एक्सटिंक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ये चीज? सो ये कंट्रीज भी काम करती हैं और ये मूवमेंट होती है। एनिमल्स एंड पक्षियों की मूवमेंट हर जगह होती है। जो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर्स हैं, बस वहां पे नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, पूरा ही आपने क्या है वायर लगा रखी है तो हो नहीं सकती। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्थ ईस्ट है और म्यांमार है और बांग्लादेश है, यहाँ पे होती है। हाथी वगैरह या बाकी जो जैसे राइनोसोरस होता है, ये सारे मूव करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली मूवमेंट्स होती है, राइट? Then the survey named Snow Leopard Population Assessment in India began in 2019 and involved collaboration between Worldwide Fund for Nature. Worldwide Fund for Nature जो है ना, ये यूएन का एक बॉडी है जो खास तौर पे आप बोल सकते हो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, राइट? द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सिंपल चीज, राइट? सो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर 2019 में इसका काम स्टार्ट किया था। 2023 में आके फर्स्ट पब्लिकेशन इनकी कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिकेशन हमें देखने को मिली। नीचे जो फोटो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत कुछ है। नंबर 1, IUCN स्टेटस क्या है? तो ये वल्नरेबल है, मतलब अभी खतरे में तो नहीं है, ठीक ठाक पॉपुलेशन है, लेकिन आप बोल सकते हो खतरे में आ सकते। खतरे में मतलब एंडेंजर्ड नहीं है ना, अभी वल्नरेबल है, आप बोल सकते हो। याद रखना इस बात को कि वल्नरेबल है, ये पूछते हैं। नंबर 2, शेड्यूल 1 में आता है दैट इज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। आई होप आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, ये पढ़ा है ना? उसके शेड्यूल 1 में आता है, मतलब क्या है, इसके ऊपर जो ट्रेड वगैरह है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, इसकी हंटिंग वगैरह रिस्ट्रिक्टेड है। देन अगर हम बात करें कि कौन कौन सी स्पीशीज यहाँ पे आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, एक तो देखो रशिया में, वहां पे बर्फ है, कजाकिस्तान में वहां पे बर्फ है, उज्बेकिस्तान में बर्फ है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, इन कुछ एरियाज में मंगोलिया है, इन कंट्रीज में आपको देखने को ये मिलता है, ठीक है? ये कुछ इसकी रेंज कंट्रीज आप बोल सकते हो। देन इधर आपके जो प्रे स्पीशीज बताई गई है, मतलब किनको खाता है ये, सिंपल चीज, किनको खाता है, इसका फूड क्या है। 1 इज योर साइबेरियन एबेक्स, ऊपर फोटो लगी हुई है। सेकंड इज ब्लू शीप, ये ब्लू शीप के ऊपर रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर उठा के देखो आपको दिख जाएगा। वहां पे क्या किया गया था, एक तरफ 4 एनिमल्स के नाम दिए गए थे, सामने उनका IUCN स्टेटस दिया गया था, आपने बताना था कितने करेक्टली मैच्ड है। उसमें एक ऑप्शन थी ब्लू शीप। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इतना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां पे देखो, मान लो वहां पे स्नो लेपर्ड लिखा होता, लिखा नहीं था इनफैक्ट वहां पे, स्नो लेपर्ड आसान माना जाता है कि ये तो पता ही होगा। आगे ब्लू शीप पता है कि नहीं, ये मुद्दा वहां पे आप पूछ सकते हो, समझ रहे हो? तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद लाभ या लाभा जो बोला जा रहा है, लाभ मतलब प्रॉफिट। अगर लाभ को हम देखते हैं, लाभ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, लेकिन इसकी पूरी फुल फॉर्म है दैट इज लघु वन जत्या द्रव्या कराया। ओडिसी जो आपकी ओरिया जो लैंग्वेज है उसका ये शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ओडिशा की सरकार के द्वारा स्टेट लेवल पे मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको वो क्या बोल रहे हैं, लाभ, LABHA।
मतलब जैसे ये जो एमएसपी है ये कौन अनाउंस करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ओडिशा की सरकार ने बोला कि हम हमारे किसानों के लिए खुद से ही एमएसपी अनाउंस करेंगे। मतलब जो स्टेट सरकार है वो इस चीज की श्योरिटी देगी कि उनके किसानों की जो फसल है उसको वो खरीदेगी इस पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड प्राइस के ऊपर। वैसे सेंट्रल सरकार ये आप बोल सकते हो हमें ऑथेंटिकेशन इस चीज की देती है, लेकिन यहाँ पे ओडिशा सरकार दे रही है। और पंजाब वगैरह में या स्टेट सिविल सर्विसेज में ये बड़ा ट्रेंड है कि दूसरी स्टेट की कोई स्कीम आई तो उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये स्कीम जो है कौन लेके आया, आप बोल सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन में से अराउंड अराउंड 23% पॉपुलेशन को इसका फायदा होगा। और ये जो यहाँ पे देखो एमएसपी ऑफ एमएफपी, व्हाट इज एमएफपी? इट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? फॉरेस्ट से जो गैदरिंग की जाती है, आप बोल सकते हो। फॉरेस्ट में देखो बहुत सारे आपको नेचुरल फ्रूट्स मिलेंगे, नेचुरल मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वहां से उनके फूल, उनकी पत्तियां या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लकड़ियां आप बोल सकते हो जो किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, उन सबको कलेक्ट करते हैं कौन? वहां पे रहने वाली ट्राइब्स, और उनको बेचती हैं, आप बोल सकते हो। उन सब कमोडिटीज को बोला जाता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके लिए ओडिशा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज ये कुछ चीजें बेच रही हैं, इनको इतने किलो के पीछे इतना प्राइस तो मिलना ही मिलना है। तो इससे सिर्फ फार्मर्स को फायदा नहीं होगा ओडिशा में, इसको इससे क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल फार्मर्स, ट्राइबल वुमेन जो ये सारा काम करती हैं उनको भी फायदा होगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट नीचे अगर हम बात करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामसर लिस्ट जो है इसको अपडेट किया गया है। रामसर लिस्ट के अंदर कुछ नई वेटलैंड्स ऐड की गई हैं और टोटल नंबर हो गया है रामसर साइट्स का 80। रामसर साइट में जो नई वेटलैंड्स ऐड हुई हैं उसमें सबसे पहले आपको कर्नाटका में, दूसरी भी कर्नाटका में, तीसरी भी कर्नाटका में और चौथी आपकी कहाँ पे है? तमिलनाडु। और पांचवी भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसमें सिर्फ एक चीज करना, इनके जो नेम्स हैं इनको याद कर लेना, बाकी एज सच आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी फीचर्स याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल इनके नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। सो 3 कर्नाटका और 2 तमिलनाडु। नीचे आपके पास मैप भी दिया गया है जहां पे इन पांचों लोकेशंस को मार्क किया गया है मैप के ऊपर। 3 कर्नाटका में है, 2 तमिलनाडु में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है जब कोई आता है ना सर। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीएससी भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, आप देख लेना इस बार कोई ना कोई एग्जाम के अंदर ये जरूर पूछा जाएगा। चाहे यूपी पीसीएस के अंदर पूछा जाए, चाहे एचएएस के अंदर पूछा जाए, चाहे पीसीएस के अंदर पूछा जाए, चाहे यूपीएससी पूछे, चाहे हरियाणा वाले पूछे, वो तो चलो हो गया एग्जाम, बट स्टिल किसी ना किसी एग्जाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और अगर वो एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको ये याद होनी चाहिए कहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कौन कौन सी नई साइट्स जो है वो रामसर लिस्ट में ऐड ना। मोस्टली क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछ लेता है किसी न किसी लोकेशन के ऊपर, इधर साइट्स दी हैं, इधर लोकेशंस दी हैं, उसमें कोई नेशनल पार्क होगा, कोई टाइगर रिजर्व होगा और बीच में एक आधा नाम ये घुसा देंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको वो कई बार ये होता है, ये मैच वाले में ये सिंपल रहता है कि आपको एक भी कई बार पता हो ना तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन यूपीएससी ने अभी थोड़ा सा लोचा कर दिया है, उन्होंने हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच कर दिए तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। फिर आपको एक पता है उतने से गाड़ी नहीं चलती, आपको चारों पता होने चाहिए। पहले चल जाता है बाई लक, मान लो कि यूपीएससी दोबारा से वैसा क्वेश्चन पूछे, अगर फिर से यूपीएससी ने वही किया कि ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 3 स्टेटमेंट्स, अगर वैसा हुआ फिर तो नहीं चलता। देखो अगर पूछ लिया कि 1 1 एंड 2 1 2 3 1 2 4 इस तरीके से पूछ लिया फिर हो जाता है इजीली वो सॉल्व। ठीक है, तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट हमारा रहता है। देन उसके बाद जो जॉर्डन है ये न्यूज में चल रहा था क्योंकि ईरान के एक मलेशिया के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया जॉर्डन के अंदर। जॉर्डन की अगर हम बात करते हैं, जॉर्डन की लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखो, मैप में देखो बहुत कुछ दिया गया है, अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो मैप में जॉर्डन की नॉर्थ वाली साइड आपको क्या देखने को मिल रहा है, सीरिया। देन नॉर्थ ईस्ट वाली साइड आपको क्या देखने को मिल रहा है, इराक। देन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट की साइड आपको कंप्लीट मिलेगा सऊदी अरेबिया। उसके बाद आपका जो साउथ वेस्ट एंड वेस्ट वाली साइड आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इजराइल। और बीच में जो आपके पास वेस्ट बैंक लिखा हुआ है दैट इज पैलेस्टीन, जिसको कंट्री का दर्जा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नहीं देती आप बोल सकते, तो इसलिए इजराइल बोल दिया जाता है। पहले तो आपको ये पता हो कि किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सीरिया के साथ, इजराइल के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ एंड इराक के साथ। ये जो ऊपर लेबनान के साथ आपको दिख रहा होगा कि बॉर्डर लग रहा है, लेकिन बीच में ना गोलन हाइट्स आ जाती हैं। और ये जो गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स मतलब माउंटेन्स है। गोलन हाइट का जो एरिया है मतलब थोड़ा अपलिफ्टेड एरिया है ये, और ये जो एरिया है ये इजराइल के कब्जे में है प्रेजेंटली। अब गोलन हाइट के बिल्कुल नीचे आपको एक समुंदर दिख रहा है, दैट इज योर सी ऑफ गैलीली। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 2021 के पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, सी ऑफ गैलीली के साथ कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है। अब ध्यान से देखो, इसमें आपके पास दो ही कंट्रीज है, एक तो है इजराइल, दूसरा है जॉर्डन। तीसरी कोई कंट्री नहीं है वहां पे। तीसरी ऑप्शन थी सीरिया, चौथी ऑप्शन थी वहां पे लेबनान। सिर्फ कौन लगता है, एक तो इजराइल और दूसरी तरफ जॉर्डन। फिर इससे नीचे वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज डेड सी। डेड सी किसके बीच में है, एक तरफ तो इसके इजराइल है, दूसरी तरफ इसके जॉर्डन है। फिर नीचे की तरफ आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, गल्फ ऑफ अकबा। नीचे बिल्कुल गल्फ ऑफ अकबा किसके बीच में है, उसके ऊपर इजराइल है, वेस्टर्न वाली साइड इजिप्ट है, और ईस्टर्न वाली साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, सऊदी अरेबिया, और नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलेगा, जॉर्डन। और गल्फ ऑफ अकबा के थ्रू ये सारी कंट्रीज किसके साथ कनेक्ट करती हैं, रेड सी के साथ। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस मैप को देखना ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सो अगर आप रेड सी को बनाते हो ना, ड्रॉ करते हो, इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है रेड सी। यहाँ पे तो आ गया आपका यनम, नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे करके आपको ये अफ्रीका देखने को मिलेगा। इधर अगर हम बात करते हैं इस तरीके से है, ऐसे और इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास पूरा था इजिप्ट, ये पूरे का पूरा। इधर आपके पास इजराइल है, ये आपके पास इजिप्ट हो गया, और यहाँ से स्विस कैनाल बनाएगी ऐसे, इस तरफ भी यहाँ तक ना इजिप्ट ऐसे करके, इधर तक पूरा इजिप्ट है आप बोल सकते हो, ये पूरे का पूरा। यहाँ पे स्विस कैनाल बनाई गई है जो रेड सी को कनेक्ट कर देती है किसके साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ। ये जो है इट इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ स्विज, जिसमें आगे क्या है, स्विस कैनाल बना दी, पहले नहीं हुआ करती थी। पहले ऐसे था ये एरिया, ये पूरा इजिप्ट हुआ करता था और कनेक्टिविटी नहीं थी। दिस इज योर गल्फ ऑफ अकबा, इंपॉर्टेंट है, जिसके नीचे वाली साइड यहाँ पे आपको सऊदी देखने को मिलेगा, ऊपर इजराइल है, इधर इजिप्ट है, और यहाँ पे पड़ता है जॉर्डन। तो मतलब ये समझ लो कि इजराइल, जॉर्डन, खास तौर पे ये रेड सी के साथ गल्फ ऑफ अकबा के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सऊदी तो देखो यहाँ पे पूरा कनेक्ट हो रहा है, इजिप्ट को देखो इधर से भी कनेक्ट हो रहा है, इधर से भी कनेक्ट हो रहा है, इसके पास गल्फ ऑफ स्विज भी है और गल्फ ऑफ अकबा भी है। लेकिन इजराइल एंड जॉर्डन खास तौर पे गल्फ ऑफ अकबा के थ्रू रेड सी में उतरते हैं। तो दिस लोकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, चार बड़ी कंट्रीज वहां पे बैठी हुई है, राइट। और इसके ऊपर है डेड सी। डेड सी उसको क्यों बोला जाता है, सॉल्टीनेस बहुत ज्यादा है, डेड सी में कोई डेड नहीं हो सकता, इसलिए उसको डेड सी बोलते हैं, समझ रहे हो। डेड सी में छलांग लगाओ, आप डूबते ही नहीं हो, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ योर बॉडी।
जिसकी वजह से आप डूबोगे नहीं। डूबोगे नहीं तो मतलब क्या है, आप तैरते रहोगे तो आप कभी नहीं डूबते। डेड उसको क्यों बोला, क्योंकि इतनी सॉल्टीनेस है कि वहां पे जो मैरीन लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर पाती। तो उसके अंदर आपको कोई ज्यादा मैरीन लाइफ नहीं मिलेगी, कुछ मिलेगी थोड़ी बहुत जो खास तौर पे सॉल्टी वाटर में, इतने हाई सॉल्टी वाटर में सरवाइव कर जाती है। समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, डेड सी इज मोर देन दैट। समुद्र के अंदर आपको क्या है, अराउंड अराउंड एवरेज अगर हम देखें तो 35-36 ppm आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे देखेंगे तो 400 से ज्यादा है। मतलब ये बोलो कि 1 लीटर पानी के पीछे 400 ग्राम से ज्यादा, 450 के अराउंड सॉल्ट मिक्स कर दो, तो सीधी बात ये हुई कि 1 लीटर में आधा किलो नमक की जो थैली है वो मिक्स करो, फिर जितना नमकीनी बनता है उतना नमकीनी है। मिक्स करके देखना, तुम्हें नमक ही दिखेगा, उसमें पानी नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? तो ये आपको डेड सी के अंदर देखने को मिलता है। और ये सारी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल हमेशा न्यूज में होता है, जिसकी वजह से सी ऑफ गलीली हो, डेड सी हो, गल्फ ऑफ अकबा हो, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, राइट। देन उसके बाद नीचे हमारे पास छोटा सा एक और करंट अफेयर है, दैट इज अबाउट बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद यूएई। बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट मतलब इंडिया यूएई में इन्वेस्ट करेगा एंड यूएई इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, इसके रिलेटेड एक ट्रीटी साइन की गई है। इससे पहले 2022 के अंदर मई में हम लोगों ने यूएई के साथ क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि विदाउट टैरिफ ट्रेड हो सकता है। अब हम उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, इन दोनों कंट्रीज की आपस की इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इसके ऊपर ट्रीटी साइन की जा रही है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रीटी के क्लॉजेस क्या है, क्योंकि इन क्लॉजेस के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कोई ट्रीटी इंडिया और यूएई के बीच में साइन की गई है। आपको ये पता होना चाहिए कि यूएई हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 यूएई और नंबर 4 सऊदी अरेबिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बाकी यूएई में रिसेंटली एक मंदिर भी ओपन किया गया, आपने देखा होगा, है ना, नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया उस मंदिर को, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक शब्द आता है हेरिटेज टूरिज्म। इस शब्द को खास तौर पे प्रेसिडेंट के मुंह से बोला गया, तो इसलिए ये शब्द और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश में हेरिटेज टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हेरिटेज टूरिज्म का मतलब होता है किसी हिस्टोरिक प्लेस को जब टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं, किसी हिस्टोरिक इवेंट को टूरिस्ट क्या है, विजिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पुष्कर का मेला, पुष्कर फेयर इज वेरी मच फेमस। पुष्कर का फेयर खास तौर पे अगर हम देखें, पशुओं का फेयर होता है वहां पे, अलग अलग वैरायटी के आपको पशु वहां पे देखने को मिलेंगे। वो इतना फेमस है कि आज के टाइम पे दूर दूर से टूरिस्ट लोग जो है पुष्कर का फेयर देखने के लिए जाते हैं। दुनिया जहान में फेमस है, आप बोल सकते हो। कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, है ना, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, ये क्या है, आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस है। लोग दूर दूर से इन प्लेसेस को देखने के लिए आते हैं। तो ये सब क्या आ जाएगा, हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल टूरिज्म अगर बढ़ता है तो उससे क्या होगा, उस एरिया में रहने वाली जो जनता है उनके इनकम के सोर्सेज बढ़ जाएंगे। क्योंकि टूरिज्म जहां पे बढ़ता है वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपकी जो इनकम के लेवल है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा, ये जो मैंने भी एक बार डिस्कस किया था, गुजरात में कच्छ वाला जो रीजन है, वहां के जो विलेजेस हैं वो टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं। बाहर से जनता उन विलेजेस को देखने के लिए आती है, क्योंकि वो विलेज जो है वो गुजरात का जो कल्चर है उसको दिखाते हैं। आज भी आप गुजरात में जाओगे ना, हमारे यहाँ पे तो वो काम ही खत्म हो गया। गुजरात में आज भी आप विजिट करके देखो, खास तौर पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट को, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आज भी लोग ऐसे गोल सा बना के ना घर और ऊपर झोंपड़ी बनाते हैं। वो सेम झोंपड़ी आज भी बनती है उनके वहां पे। मतलब नॉर्मली आपको वो झोंपड़ियां ही देखने को मिलेंगी। वो जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े महल उसार लेते हैं, वो महल उसारने वाला काम भी गुजरात में नहीं चला है। गुजरात में इन द सेंस वहां के गाँव में, वहां पे घर छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे, ट्रेडिशनल टाइप के आप बोल सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिए गए हैं, वो आपको वैसे भी पता होंगे, जैसे रिच कल्चरल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ताजमहल, कुतुब मीनार, डाइवर्स आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है जो अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, जैसे कि हवा महल, इसका नाम ही हवा महल है, खुद इस देख लो। हवा महल किस चीज के लिए फेमस है? अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। पिंक से कलर का आपने देखा होगा, जयपुर के अंदर है, बड़ी सी दीवार है और ऐसे गोल गोल से बने हुए, बड़ी सी दीवार है ऐसे आपको दिख रही है, दैट इज हवा महल। उसके अंदर कोई आपको आर्टिफिशियल पंखे लगाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि इतना ठंडा रहता है और इतनी हवा। वैसे आप राजस्थान के किसी भी फोर्ट में जाना, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी वहां पे। आर्किटेक्चर ऐसा है कि गर्मी नहीं लगती है, समझ रहे हो? किसी भी महल में चले जाना, जयपुर में, जोधपुर में, कहीं भी विजिट करके देखना, आपको ये चीज फील होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंशियंट टेम्पल्स एंड श्राइन्स, जैसे खजुराहो के टेम्पल्स है मध्य प्रदेश के अंदर, ये तो सबसे पुराने टेम्पल्स हैं हमारे इंडिया के। सन टेम्पल है कोणार्क ओडिशा का, बड़ा फेमस है। सोमनाथ टेम्पल है, यहाँ पे एक एक दो दो एग्जांपल्स दी गई लेकिन है बहुत सारे। वाइब्रेंट फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस, जैसे कि गंगा आरती है वाराणसी की, राजस्थान का पुष्कर का मेला है, बड़ा फेमस है। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, 42 होगी अभी हमारे पास यूनेस्को हेरिटेज साइट, इसमें रिसेंटली होसाला टेम्पल्स एंड शांति निकेतन को ऐड किया गया था, ये इंपॉर्टेंट। अजंता, एलोरा, रेड फोर्ट, ताजमहल, दीज आर अमंग द टॉप, आप बोल सकते हो अर्लियर साइट्स जो सबसे पहले यूनेस्को का जो टाइटल है जिन्होंने रिसीव किया था, राइट, 1983 के अंदर। देन हेरिटेज एंड क्राफ्ट की बात करते हैं तो वाराणसी की घाट्स, राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट बड़ा ज्यादा फेमस है। कुलिनरी की बात करते हैं तो डाइवर्स रीजनल क्यूजिन्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब जो फूड्स होते हैं जगह जगह पे आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। पिलग्रिमेज की बात करो तो वाराणसी, ऋषिकेश, गोल्डन टेम्पल, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बतानी आनी चाहिए कि कौन सी जगह आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, कौन सी जगह आप बोल सकते हो क्या हो रहा है ये हिस्ट्री के लिए फेमस। तुम लोग यही करते रहते पूरा दिन। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट सुबिका पेंटिंग्स। अब इसके ऊपर सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है, देखो ये मणिपुर की पेंटिंग है। मणिपुर रिसेंटली बड़ा न्यूज में रहा है, वहां की एक ट्राइब बड़ी न्यूज में रही है, दैट इज मेती ट्राइब। उसी मेती ट्राइब का एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, दैट इज योर सुबिका पेंटिंग। सुबिका पेंटिंग में होता क्या है, नीचे आपके पास पेंटिंग की फोटो दी गई है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो वहां पे जाल बनाया गया है, मछली बनाई गई है, क्योंकि मणिपुर के अंदर ये जो कल्चर है, ये जो ऑक्यूपेशन है, ये बहुत फेमस है। मणिपुर के अंदर एक लेक भी है जो बड़ी फेमस है, नाम क्या है उसका? मणिपुर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को। मणिपुर के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा मेजरली वैली का रीजन, जहां पे एक लेक देखने को मिलती है जो वर्ल्ड फेमस है गुलार लेक। ये कहाँ पे है? कश्मीर में। फिर हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, क्या नाम है? नैनीताल। क्या लेक का नाम है? लोकतक लेक। लोकतक लेक के बारे में एक चीज और फेमस है, लोकतक लेक के अंदर ना आपको ऐसे ऊपर तैरते हुए से गोल गोल सर्कल्स में, कभी भी लोकतक लेक सर्च करोगे उसमें ना आपको ऐसे गोल गोल सर्कल्स दिखेंगे। वो सर्कल क्या है? गंध है जो उगता है, आप बोल सकते हो पानी के अंदर, आप बोल सकते हो ना, एक तरीके से नेचुरल, आप उसको क्या बोलोगे, प्लांट्स जो उग जाते हैं ऐसे गोल गोल, उसको फुमड़ीज बोलते हैं शायद, फुमड़ीज बोला जाता है उनको, ऐसे गोल गोल सर्कल्स आपको लेक के अंदर देखने को मिले। फ्रेश वाटर लेक है, सो गंदे पानी में उगने वाली चीज तो नहीं है, ये तो ध्यान रखना। लेकिन वो इस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन आपको गोल गोल देखने को मिलेगी, सर्च करके देखना उसको, तुम्हें समझ आएगा क्या है। उसको बोलते हैं फुम्बड़ीज, जहां तक मुझे याद है लोकल भाषा में फुम्बड़ी बोला जाता है उसको। तो उस चीज के लिए ये लेक बड़ी फेमस है। और इस पेंटिंग में ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं कि कैसे होती है क्या होती है, बस इतना याद रखो कि कहाँ की पेंटिंग है। जब आर्ट एंड कल्चर में तुम लोग पेंटिंग्स के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे इन चीजों के बारे में पढ़ो, ठीक है, कि न्यूज में कौन कौन सी पेंटिंग्स रही हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक नया पोर्टल आया है, दैट इज कॉल्ड एज घर। घर का फुल फॉर्म क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल।
इसकी अगर हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के द्वारा ये जो नया पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का देखो नाम से पता चल रहा है गो होम एंड रीयूनाइट। जिन बच्चों को किडनैप करके उठा के ले जाते हैं, सेक्स वर्कर्स के लिए यूज किए जाते हैं, बच्चों की तस्करी की जाती है, वहां से जो बच्चों को आप बचा के लेके आते हो उनको दोबारा से उनके घर पहुंचाने के लिए ये पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है आप बोल सकते हो, राइट। सो यहाँ पे देखो द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज लॉन्च्ड घर पोर्टल फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग एंड रिस्टोरेशन एंड repatriation of children as per the protocols under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015। तो जुवेनाइल एक्ट 2015 को जो है उसके तहत जो ये कमीशन है इसकी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे गुम हो जाते हैं उनका ऑनलाइन ट्रैकिंग किया जाए। ऑनलाइन ट्रैकिंग कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, हमें यहाँ से कोई बच्चा मिला तो उसकी रिपोर्टिंग आप इस पोर्टल पे कर सकते हो, फिर इनकी टीम आएगी उस बच्चे को ले जाएगी और उस बच्चे को उसके घर पहुंचाएगी जहां पे उसका घर होगा। अगर बच्चे को उसके घर की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कोशिश करेंगे उसका घर ढूंढने की और अल्टीमेटली उसको उसके घर पहुंचाया जाएगा। सो इस पोर्टल से ऑल अराउंड द इंडिया जो बच्चे आपको इस तरीके से लावारिस मिलते हैं, जो किसी ना किसी के आप बोल सकते हो शोषण का शिकार हुए हैं, तो उन बच्चों को उनके घर पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एज सिंपल एज दैट, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके लिए एक्ट पास किया गया और 2007 के अंदर आप बोल सकते हैं इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया। कई बार ये भी क्वेश्चन होता है कि ये कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन स्टैट्यूटरी है, क्योंकि कई नॉन स्टैट्यूटरी भी होती है, मतलब किसी एक्ट के अंदर उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया लेकिन स्टिल वो जो बॉडी है वो आपकी एग्जिस्ट कर रही है। एग्जाम्पल देना ऐसी किसी बॉडी की जिसके बारे में कोई एक्ट कोई संविधान बात नहीं करता लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज नीति आयोग, उससे पहले प्लानिंग कमीशन। दीज आर एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई गई हैं। किसी एक्ट में नीति आयोग का जिक्र नहीं है किसी एक्ट में जिक्र? नो। प्लानिंग कमीशन का था? नो। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है जिससे आपको बड़ी सारी चीजें पता चलेंगी, दैट इज अबाउट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज रिपोर्ट। 2022 की रिपोर्ट है, 23 बीत गया, हम 24 में हैं, लेकिन अभी ये जो रिपोर्ट है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अब पब्लिश की गई है। 2022 में क्राइम क्या था, क्राइम कितना था, किस क्षेत्र में कितना है, बढ़ा है, कम हुआ है, उसके बारे में ये हमें बताएगा। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें। नंबर 1, ओवरऑल क्राइम स्टेटिस्टिक्स। तो अगर हम देखें टोटल 58 लाख क्राइम्स रजिस्टर हमें होते हुए देखने को मिले, मतलब क्राइम्स हुए हैं इन द ईयर 2022। और इसकी अगर हम बात करें ये 2021 से 4.5% कम है। तो ओवरऑल क्राइम की बात करोगे तो कम हुआ है एज कंपेयर टू 2021 इन 2022। अभी 23 की रिपोर्ट आएगी नेक्स्ट ईयर में, फिर 24 की, थोड़ा लेट आती है रिपोर्ट, राइट, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि क्या क्या किस किस लेवल पे किस किस फील्ड में ज्यादा क्राइम हो रहा है। नंबर 1, क्राइम रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन, मतलब 1 लाख जनता के पीछे कितनी जनता के साथ क्राइम हो रहा है, अगर ये कैलकुलेशन देखें तो 2021 में से 446, अभी 2022 में कितने हैं, 422। तो मतलब क्या है, पर लाख के अकॉर्डिंग देखो फिर भी क्राइम रेट कम हुआ है, चाहे आप ओवरऑल क्राइम के केसेस को देखो फिर भी कम हुआ है। ओवरऑल कितना कम हुआ है, 4.5% एज कंपेयर टू 2021। सो क्राइम रेट कम हो रहा है, ये याद रखो। देन सेफेस्ट सिटी, जहां पे सबसे कम क्राइम है, वो लगातार तीसरे साल भी कौन बना है, कोलकाता। कोलकाता इंडिया की सेफेस्ट सिटी है जहां पे सबसे कम क्राइम होता है। और 2020 में भी ये था, 21 में भी ये था और 22 में भी कोलकाता ही सेफेस्ट सिटी। बहुत रेयरली कभी आप सुनोगे कोलकाता में कोई क्राइम हुआ है।
देन उसके बाद इसको फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, दैट इज योर, सबसे पहले आपके पास है कोलकाता के बाद पूना, दैट इज इन महाराष्ट्र, एंड हैदराबाद, दैट इज इन तेलंगाना। सो ये 3 सिटीज के नाम याद रखना। सबसे कम है कोलकाता में, उसके बाद नंबर 2 पे पुणे है, नंबर 3 पे आपके पास है हैदराबाद। याद रखना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद राइज इन साइबर क्राइम्स, ये भी याद रखना। अब देखो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि साइबर क्राइम के ऊपर लिखो, क्योंकि एआई वगैरह जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है तो साइबर क्राइम तो बढ़ेंगी ऑटोमेटिकली, और यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। फिर वहां पे अगर आप कोट करते हो ना, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन 2022, इतना बढ़ गया है आपका क्राइम, इतना कम हो गया है आपका क्राइम, तो वो इंप्रेशन अच्छा जाता है कि इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है। और इस रिपोर्ट का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ये रिपोर्ट आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगी, राइट। सो यहाँ पे देखो कि साइबर क्राइम के केसेस जो हैं अप्रोक्सीमेटली 24% है। 24% सर्ज हमें देखने को मिला है साइबर क्राइम के केसेस की रिपोर्टिंग में। टोटल अगर हम बात करें 65893 केसेस हमें देखने को मिले, जो क्या है, बढ़ गए हैं 2021 के मुकाबले। साइबर क्राइम बढ़ा है 2021 के मुकाबले 2022 में। ओवरऑल क्राइम रेट कम हुआ है। देन अगर हम बात करें साइबर फ्रॉड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस जो टोटल क्राइम के केसेस है उसमें से 64% केसेस साइबर क्राइम है, जिसके अंदर कोई साइबर लेवल पे फ्रॉड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्सटॉर्शन की बात, किसी को धमकियां दी जा रही हैं, किसी से वसूली की जा रही है। जैसे मुझे नहीं आया था वो फोन, याद है तुम लोगों को, तुम्हें बताया था मैंने, एक पाकिस्तान से कॉल आ रही थी, 3000 डाल दो, 6000, मैंने डालता हूँ अभी तुम्हें 3000 लगते, 3000 के। हाँ बहुत। और हाँ ये तो बहुत ही डिजास्टर्स हो गया, मेरे वाला इतना नहीं था। होता है मेरे वाले में, ये था, बोलता आपने लोन लिया, मैंने बोला पता क्या बोलता, आपने 3000 का लोन लिया। मैंने बोला मैंने 3000 का लोन क्यों लेना भाई, मैंने तुम्हारा 3000 का लोन कौन लेता है, या तो 3 लाख का दो, 3 करोड़ का दो, 3000 का मैंने लोन क्या करना। बोलते 3000 का लोन लिया था अभी भर दो, नहीं तो फिर हम ये कर लेंगे वो। और उनकी भाषा से पता चल रहा था कि वो क्या है, पाकिस्तानी है। क्योंकि पाकिस्तान में जो हिंदी बोली जाती है, एक पाकिस्तानी हिंदी बोलेगा, आपको उसी टाइम आप उसको पहचान लोगे अगर आपने पाकिस्तान की हिंदी सुनी हुई है तो। मैंने सुनी है। कैसे सुनी है, ये जो पाकिस्तानी ड्रामास चलते हैं, वो सेम हिंदी थी। मैंने बोला तू तो पाकिस्तान में, मैं जहां से मर्जी बोल रहा हूँ ये वो। उसने इतना तंग किया उस बंदे ने, मतलब अल्टीमेटली आज की उसके बाद मुझे ट्रू कॉलर डाउनलोड करके ये करना पड़ा कि जितने भी मेरे फोन के अंदर नंबर एडेड नहीं है वहां से मुझे कॉल रिसीव भी नहीं हो सकता। वो कम से कम 3-4 महीने मेरी जान खाते रहे हैं। और मेरे फादर को कॉल, मेरे फादर मम्मी बोले तो तूने 3000, मैंने बोला पागल हुआ, वो 3000 का लोन कौन लेता है। बोलते मैं भी सोचू कि ये 3000 का लोन कहाँ से ले रहा है। मतलब देख रहे हो बेइज्जती कितनी की मेरी। और मेरे फादर को कॉल कर रहे हैं, सिस्टर को कॉल कर रहे हैं। अब इनके पास ये नंबर्स कैसे आते हैं कि आपने कहीं ना कहीं इन नंबर्स को ऐड किया होता है, आप गलती से कर बैठते हो कई बार। अब मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ पे क्या ऐड कर दिया, और उनके पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजी है, मुझे नहीं समझ आता। उन्होंने मेरी पूरी कॉल लिस्ट के अंदर जितने नंबर हैं सबके नाम गिना दिए कि ये आपके मामा जी का नाम, यहाँ पे नंबर नहीं बताया क्योंकि नंबर उनके पास जाते नहीं होंगे, नाम ही जाते हैं, क्योंकि नंबर जाता तो वो नंबर बोलता। हाँ, वहां से निकाल दी, ये आपने कॉल किया, ये आपने कॉल किया। बंदा तो डर जाता है। अब डर तो मैं भी किया जब मुझे कॉल आया। फिर मैंने बैठ के सोचा, मैंने बोला क्या ही कर लेंगे, कर लो क्या कर लोगे, मैंने सिम ही बंद कर देनी है, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कौन सा बिजनेस चल रहा है जो मेरी सिम बंद हो जाएगी, तो मैंने क्या नुकसान हो जाना है ना।
तो वो चीज, तो वो एक दो दिन तो धमकाते रहे, मुझे भी थोड़ा लगा, लेकिन उसके बाद मैं भी बेशर्म हो गया। पहले तो मैं उनके साथ बहस करता रहा ऐसे फालतू में टाइम पास करने के लिए, उसके बाद मैंने फोन उठाना ही बंद कर दिया। मेरे फादर को कॉल की, मैंने अपने फादर को बोला, मैंने बोला आप उनको बोल देना मैं जानता ही नहीं हूँ कौन कुलवंत। वो ऐसे बोल देते थे कि कहा गलत नंबर लगाया तूने, वो भी आपको के फिर हट गए। हाँ हाँ। हम्म हम्म। वैसे ही आता है। हम्म हम्म। आई नहीं। अरे ये हुआ है, ये उस दिन स्टूडेंट था उधर ज्ञान सागर में, जब मैं था तो उस टाइम पे वहां पे ना ट्यूशन वाले बच्चे आते थे, +1 2 वाले। तो उसमें एक बच्चे को फोन आ रहा था कि तेरे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, तुझे मैं इतने पैसे भेज रहा हूँ, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दियो। वो पागल ने, उसने मुझे लगा, उसको लगा अच्छा पापा का दोस्त बोल रहा है, कर बोल रहा होगा, उसने वो +1 के 2 के बच्चे, उनको क्या पता इस फ्रॉड के बारे में, उसने कर दिए ट्रांसफर। उसने अपने खाते में जो पड़े हुए थे वो ट्रांसफर कर दिए, ये तो चेक नहीं किया कि और आया है कि नहीं आया, वो ट्रांसफर कर दिया। फिर लगा हुआ मेरे पैसे वापस, मैंने बोला अब कैसे तुझे वापस दिलवाए, हमें क्या पता तू क्या कर रहा है, क्या कांड कर रहा है, कि पहले तू देख तो सही तेरे अकाउंट में आया है पैसा कोई। तू अपने वाले निकाल के उनको ये तो बड़ा वो है, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा है। ऐसे ही करते हैं ओटीपी, पहले ओटीपी वाला, लोगों को जिस चीज का पता चल जाता है फिर ये नया तरीका अपना लेते हैं। हाँ, इनको पकड़ ही नहीं सकते आप, चांस ही कोई नहीं, आप इसको जितने मर्जी पकड़ लो ये बंद नहीं होगा। मैंने कैसे, जब मैंने ट्रू कॉलर डाउनलोड किया ना, तो वहां पे जब ये कॉल आती थी ना, जिस नंबर से कॉल आती थी, नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े, और कमेंट्स में जनता रो रही थी कि मेरी मदर को फोन करके तंग किया जा रहा है, हमें वल्गर भाषा में बोला जा रहा है, मुझे भी बहुत कुछ उन्होंने बोला था। मैं तो फोन ही कर, इतनी गंदी भाषा में वो बात करते हैं कि कोई भी सियाना बंदा होगा ना पहली बार में समझ जाएगा कि ये कोई कंपनी या फिर कोई, आप बोल सकते हो बैंक का कॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बैंक जितना बद से बदतर हो, वो ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। तो वो चीज इतने कमेंट से नीचे देखने को मिले, फिर मुझे समझ आया कि बहुत जनता के, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा गया था, पुलिस की रिपोर्टिंग एंड बड़ा कुछ दिखाया जा रहा था। लेकिन स्टिल, क्योंकि ये ऑपरेट करते हैं कहाँ से, खासतौर पे पाकिस्तान एंड चाइना से। मुझे जो कॉल्स आ रही थी शुरू में वो आ रही थी पाकिस्तान से, देन जो कॉल्स आई हैं वो मुझे कॉल्स आई हैं यूपी से। कि आपको भाषा का पता होता है, मतलब मुझे ये है कि मैं जब किसी के साथ बात करता हूँ तो मैं थोड़ी गौर करता हूँ कि ये कैसे बोलता है, क्या करता है। अब यूपी के लोग कैसे बोलते हैं वो भी समझ आता है, बिहार के कैसे बोलते हैं वो भी समझ आता है, और पाकिस्तान में कैसे बोली जाती है हिंदी वो भी, क्योंकि डायलेक्ट बहुत डिफरेंट होता है। अब हिमाचली लोग हिंदी बोलते हैं तो अलग तरीके से बोलते हैं, समझ आती है कि ये हिमाचल का बंदा है, समझ रहे हैं ये चीज। अच्छा, अगर जम्मू एंड कश्मीर वाला हिंदी बोलेगा वो अलग ही डायलेक्ट में बोलता है तो वो समझ आता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, मतलब हमारी जनता उनके साथ कनेक्शंस करके अपने बंदों को ये कर रही है, समझ रहे हैं ये चीज। फिर वो एक और उसमें इंटरेस्टिंग था, पहले मेरे साथ वो बात करा, आपने लोन लिया है। अब मैंने बोला भाई मैंने नहीं लोन लिया। तो वो बोल रहा है मैं अपने मैनेजर से बात करवाता हूँ, मतलब अपने आप में बैंक बन रहे थे। तो मैंने बोला करवा दो बात, तो वो पहले तो उससे बात कर रहा है, ये तो बोल रहा है इसको पैसे गए ही नहीं। मतलब उनका कोई सिस्टम तो ऐसा ही होता होगा कि पैसे भेज के बाद में डबल मांगते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा। तो वो मैंने बोला मैनेजर थोड़ा सा डिसेंट बंदा होगा, मैंने बोला मैनेजर से बात हो, मैनेजर उससे भी गया गुजरा। उसने गंदी गालियों से बात स्टार्ट की, ट्रस्ट मी, गंदी गालियों से बात स्टार्ट की, मैंने उसी टाइम कॉल कट कर दिया। मैं क्यों ये फालतू में सरदर्दी लेना, ये तो है ही सारे, मतलब ऐसे इनका तो कोई वो नहीं है, आप बोल सकते हैं ना। तो दुनिया को आप कभी ऐसे सुधार नहीं सकते हो। तो बहुत ज्यादा इसमें साइबर क्राइम हमें देखने को मिल रहा है। देन सुसाइड के केसेस अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, इन 2022 इंडिया विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट सर्ज इन सुसाइड्स टोटलिंग ओवर 1.7 लाख केसेस। 1,70,000 बच्चों ने या लोगों ने सुसाइड किया है
रिफ्लेक्टिंग कंसर्निंग इंक्रीज ऑफ 4%। 2021 के मुकाबले 2022 में सुसाइड के केसेस जो है वो 4% से बढ़ गए हैं। तो ये कंसर्न है बहुत बड़ा। मेजर कॉजेज इंक्लूडेड फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बैंकरप्सी, इनडेटनेस, देन अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल इश्यूज एंड इलनेस। यही कारण होते हैं मोस्टली, आप लोग जानते हो। देन महाराष्ट्र रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड। महाराष्ट्र में आप वैसे भी देख लो कितने सारे सुसाइड के, आपको ये सेलिब्रिटीज एंड ऑल, इनके भी सुसाइड के केसेस देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में ये है कि जब बंदा सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि वहां पे मुंबई है, बहुत सारे लोग वहां पे कुछ ना कुछ बनने के लिए जाते हैं, जब बन नहीं पाते उसके बाद ये इतने सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने सुसाइड किया, अगर आप काउंट करने लगो तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ऐसे ही याद कर लेना कि वहां पे लोग सक्सेसफुल होने के लिए जाते हैं लेकिन हो नहीं पाते तो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तेलंगाना। ध्यान से देखो, सारी साउथ की स्टेट्स हैं मेजरली, सारी की सारी देखो ध्यान से। मध्य प्रदेश सेंटर में पड़ गया, बाकी सारी साउथ की हैं। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में डेवलपमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। जहां पे ये टेक्निकल डेवलपमेंट होती है ना, वहां पे देखो लोग 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं, उनकी सोशल लाइफ जीरो हो जाती है, प्लेग्राउंड टाइम जीरो हो जाता है, आप बोल सकते हो। जिसकी वजह से क्या है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, फिर एट द एंड क्या होता है, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। नॉर्थ इंडिया में लोग धार्मिक बहुत ज्यादा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ इंडिया में लोग धार्मिक ज्यादा है, लोग पिलग्रिमेज वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जॉब वगैरह का इतना लोचा नहीं है जितना साउथ इंडिया में, आप बोल सकते हो। जिसकी वजह से उस स्ट्रेस से कहीं ना कहीं हम लोग बचे हुए हैं, लेकिन वो स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा है, आप बोल सकते हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया कंपेयर टू साउथ इंडिया पीछे है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट साउथ इंडिया में ज्यादा है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज साउथ इंडिया में आपको मिलेंगी, नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगी। तो ये कारण है, वहां की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो सुसाइड भी उतनी बढ़ा रही है। सारी स्टेट्स देखो वहीं की है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने बताया है तीसरा पॉइंट इसके अंदर, डेली वेज अर्नर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन अकाउंटिंग ओवर 26% ऑफ द टोटल सुसाइड्स। जो डेली वेजर्स है, मतलब रोज कमाई करके खाना, आप बोल सकते हो, वो 26% है। टोटल जितने मरे हैं उसमें से 26% डेली वेजर्स है, ध्यान से देखो। देन एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड फार्मर्स वर आल्सो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड, फॉर्मिंग अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द सुसाइड स्टैटिस्टिक्स। This was followed by unemployed person. Among all suicides reported in the year, over 12,000 were of students. टोटल जितने सुसाइड हुए हैं, मतलब 1,70,000 में से 12,000 स्टूडेंट हैं। तो ये डाटा आपने याद रखना है, राइट, इट इज इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, फिर यहां तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट वाला एक बार आप रीड करना, इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आया ये? दीज रिपोर्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर समझ आया शानू? हाँ जी सर। ठीक है जी, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, आज टेस्ट भी है, तुम लोगों ने फॉरेन पॉलिसी का पढ़ा है कि नहीं? किस खुशी में? किस खुशी में नहीं पढ़ा? पता नहीं था इस खुशी में?